आपकी लास्ट रिलेशनशिप क्या कोई डिवोर्स था, सबसे पेनफुल पार्ट क्या था आपके लिए? A Delhi court on Wednesday granted divorce to cricketer Shikhar Dhawan. मेरे बेटे से नहीं बात होती है, ब्लॉक कर दी। सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना। एंड मेरे को मेरे बेटे को वापस लाने का सिर्फ एक जरिया, वो है रोए अकेले? कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं। मेरे 28 टांके लगे गोडे में, मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उस चीज़ का दुख लगा। तो उस सेपरेशन ने आपको कैसे चेंज किया? जब अभी WCL खेलने गया हुआ था, वहाँ पे रैना का बेटा, सबके बेटे, तो मैं भी तो फील करता हूँ हाँ मेरा बेटा होता तो वो भी बैट लेके डूइंग दोज थिंग्स। And he connects, it's flying over. What a fabulous innings from Shikhar Dhawan. आपको गब्बर बोलते हैं, गब्बर क्या है? I'm very daring, aggressive player. It's taken Shikhar Dhawan. हाई फाई किया। अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम ने हमारी बजा दी, मैं बैठे हुए बहुत प्यार आना है, जोर क्या बच्चों। तो उससे फिर वो मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। फेवरेट क्रिकेटर कौन है खेलने में जिससे मजा आता था? रोहित विराट के साथ इसलिए क्यों हमारा पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है। ऑन द पिच रोहित के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। सबसे खतरनाक कौन से दो प्लेयर की जो लड़ाई हुई है कभी? विराट और मेरी हुई थी, हम वार्म अप मतलब फुटबॉल में टक्कर हुई तो शोल्डर पे शोल्डर चलते ही नहीं। जब टक्कर हुई गिर गए तो फिर तो तक पड़ती थी, फिर उसने हमारी फुटबॉल धीरे धीरे बंद ही करा दी। आपको पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मैं साउथ अफ्रीका में था, विराट ने मुझे रन आउट करा दिया। Watch this going down, I think. Just can't keep him out of. तो मेरे को बड़ी चिंता हो गई, मैं बाहर गालियां दे रहा था खूब। What was the lowest point in your life? जब मैं 20-21 साल का था तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। जैसे कोई लड़की सुंदर दिखती प्यार हो जाता तो उसके साथ मैं पार्टी वगैरह कर रहा था और परफॉर्मेंस डाउन हो गई। वापस आया, सारी जगह से बाहर हो गया, मेरी कंप्लेंट हो गई। वहाँ से मतलब मैं इधर था तो मैं इधर से इस लेवल पे आ गया। What was more hurtful? प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? हर्टफुल। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिनको हमेशा फील्ड पे उनके अटैक मोड में देखा है और ऑफ फील्ड हमेशा स्माइलिंग, जोकिंग एंड फन मोड में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कैसे उन्होंने रिजेक्शन, लॉस और इनसिक्योरिटीज से स्ट्रगल किया है ये कोई नहीं जानता। आज के गेस्ट शिखर धवन, इंडियन ओपनर और एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अपना करियर माइंडसेट की स्ट्रेंथ से बनाया। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि उनके पब्लिक डिवोर्स का सबसे पेनफुल पार्ट क्या था। एज अ फादर वो अपने बेटे से दूर रहना कैसे हैंडल करते हैं, एक बैड इनिंग्स के बाद कैसे खुद को ट्रेन करते हैं वापस लड़ने के लिए, और कैसे उन्होंने अपना एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिससे उनको एक्सटर्नल नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे क्रिकेट हो या लाइफ, बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म करने के लिए माइंडसेट के साथ हाई परफॉर्मेंस टूल्स भी चाहिए। इसीलिए हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक बिजनेस लैपटॉप्स जो बने हैं वरी फ्री परफॉर्मेंस के लिए। एसुस एक्सपर्ट बुक 25% तक फास्टर है स्टैंडर्ड लैपटॉप से, एक्सपैंडेबल रैम एंड SSD स्टोरेज टू कीप योर सिस्टम्स रनिंग स्मूथली, और गेमिंग इंस्पायर्ड कूलिंग सिस्टम आपके सिस्टम को कूल रखता है ताकि आप परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी स्ट्रेस। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। एंड टू नो मोर अबाउट एसुस एक्सपर्ट बुक, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया आपको ये साइड जानती है, आपका खुशी वाला, मस्त वाला, गब्बर साइड वाला, राइट? द वर्ल्ड कॉल्स यू, दे हैव सीन दैट गब्बर मुझे साइड। लगता है दुनिया मेरे सारे साइड जानती है। नहीं, बट कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं लोग शिखर धवन के बारे में? कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं? Which we don't, क्या पार्ट है जो हमें जब नहीं मैं दिखता? शॉवर में होता हूँ तो वो वाला साइड है। चाहे नहीं देखें तो ज्यादा बढ़िया। बट इज देयर अ साइड दैट आप पर्पसली हाइड करते हो कभी? ओ पर्पसली हाइड तो नहीं, देखो हर एक मैखाना अलग है। किस मैखाने पे कैसी बात करी जाती है, कौन सा मैखाने पे जो आपके सामने बैठा है वो कौन से मैखाने वाली बात समझेगा, वो एक समझदार बंदे को पता होता है। तो उसे पता होता है यार ये मैं बात यहाँ करूँगा तो समझ में आएगी, अगर मुझे उनको समझ ही नहीं आएगी तो मैं बात करने का फ़ायदा क्या। ट्रू। तो हर एक सिचुएशंस अलग हैं, मैं कहाँ पे हूँ,
उस पे क्या बात करनी है, उस जगह पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तो उसके हिसाब से वो बात करें. ट्रू. यू नो, आपका जो आपकी लास्ट रिलेशनशिप का आपका डिवोर्स था बहुत पब्लिक था. हाँ जी. सबसे पेनफुल पार्ट क्या होता है उस जर्नी का? जब आप क्या था आपके लिए? पेनफुल पार्ट कोई ऐसा मेरे लिए कोई वो नहीं था कि पब्लिकली वो पेनफुल पार्ट था. पेनफुल पार्ट होता है कि आप जो लाइफ जी रहे हो, आपको आपके खुशी में मोमेंट्स नहीं जा रहे. दैट इज द पेनफुल पार्ट. खुशी में रहना चाहिए. लाइफ हम यहाँ कोई उसके लिए करने के लिए नहीं आए, सर्वाइव करने के लिए नहीं आए कि भाई यार घिसी पिटी लाइफ जीनी है, खुशी नहीं है और जी जा रहे हैं. ये पैसा भी कमा लिया, अपने नाम भी कमा लिया, लेकिन खुशी नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो उस टाइम पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे? बहुत नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था, खुश भी था. बट जो मेरे पैटर्न्स थे या जो मेरे रिलेशन के पैटर्न्स थे, मैं उससे खुश नहीं था. मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे लिए वो सही नहीं है, तो इसलिए देन आई टुक अ डिसीजन किया है जस्ट. दैट इज देयर, बट देन आफ्टर दैट रियल प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट होती होगी ना. आफ्टर व्हाट डिड यू हेट अबाउट योरसेल्फ और डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस? यार यही होएगा, अगर डिसलाइक भी होएगा कि भाई मैं बहुत गुस्से में आता कुछ बोल गया, वही चीज़ हो सकती है कि भाई मैं गुस्से में ज़्यादा बोल गया, या यही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. और इवन जब भी, अगर अभी मेरे डिवोर्स को भी हो गया टाइम, आई नेवर सेड एनीथिंग आउटसाइड. दैट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, बिकॉज आई अट्रैक्टेड दैट फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, एंड ठीक है भाई, नहीं हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात हो. Last decision was mine to be in that relationship, and नहीं हुआ, ठीक है, that's fine. ज़रूरी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाना ज़रूरी है. क्योंकि आप बिटरनेस रखोगे या आप कुछ भी नेगेटिव रखोगे तो दूसरे के पास तो चॉइस है कि वो ले ना ले, आपके पास चॉइस नहीं है. फेयर. What was more hurtful? प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? ज़्यादा हर्ट क्या करता है पर्सनल? ज़्यादा हर्ट मुझे कुछ करता ही नहीं. हर्टफुल क्या है यार? हर्टफुल, देखो थोड़ा बहुत हर्टफुल रहती है ये चीज़ें. मेरे क्या हर्ट किया? पर्सनली क्या ज़्यादा डिस्टर्ब किया? पर्सनली क्या ज़्यादा डिस्टर्ब किया? डिस्टर्ब मतलब यही दुख लगा यार कि जैसे मेरे बेटे से नहीं बात होती, मैं ब्लॉक कर दिया, या मेरी बेटियां एकदम से फ्लिप कर गई, जिनको मैं बेटियां जैसा प्यार दिया पूरे बेटियों की तरह, ये 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना. तो वो दुख लगा. पर ऐसे नहीं, अब वो दुख लगा, अब वो सिचुएशन आ गई, पर मैं उस सिचुएशन को कोई ऐसे नहीं हफ्ता 10 दिन लेके चलूँगा. 2 दिन में मैं उतनी दिन में तो आगे बढ़ जाऊँगा. दैट इज़ वन ऑफ माई वेरी बिग स्ट्रेंथ. अब जैसे मैं वर्ल्ड कप में मेरा नाम नहीं आया तो मेरे सारे दोस्त आ गए, बोलने लगे भी ये डाउन होगा. मैं कोई बात नहीं यार, कुदरत से आई, इसी में कोई अच्छी चीज़ होगी. बट अगर 2 दिन में तो नहीं ओवर हुआ होगा कि अगर बेटियों ने ऐसे फ्लिप हो गई और आप नहीं ओवर होते यार. बेटियों, डू यू थिंक दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू ब्रिंग आउट कि मैं तो हंस मजाल हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेंज हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता? हाँ जी. यू टेल योरसेल्फ एंड जस्ट डिस्ट्रैक्ट. डिफेंस में नहीं, दैट इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म. मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वो है जब आप, मेरे को पता होता है कि कब मेरे गार्ड अप हो गए और मैं ब्लॉक कर गया उस, या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो इन सिचुएशंस को, सिर्फ ऐसा बोल के कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं 2 दिन में आगे बढ़ जाता हूँ. नहीं, एक्सेप्टेंस स्ट्रांग हो जाती है आपकी इतनी जल्दी. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे लाइफ में तो क्यों नहीं हो जाती जल्दी. जैसे बेटियों का भी था, आपको दुख लगा, ऐसे नहीं शौक नहीं लगा, शौक लगा यार कि मतलब जो मेरी बेटियां मुझे पापा बोलती हैं, मैं वो पापा बोलना बंद कर दिया. मतलब इट्स एकदम से लाइफ ऐसी चल रही, लाइफ ऐसे हो गई भाई. मैं तो सेपरेशन किया, मैंने कौन सा मैंने बेटियों को छोड़ा, पर सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर मैं कहा अच्छा यार, शौक लगा, फील हुआ. अब मैं मे बी अकेले में अगर मैं रोया भी हुआ तो होऊंगा, विच इज़ टोटली फाइन फॉर मी. रोए अकेले में? अकेले में रोया होऊंगा यार, पता नहीं, ध्यान नहीं, मैं ज़्यादा रोता नहीं, पर उदास मन उदास तो होता ही है. जैसे इवन मेरे कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं. अब जब भाई रिलेशन होता है, वाइफ होती है, तो भाई बंदा पूछता है ना, तो कोई पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं. मेरे 28 टांके लगे घोड़े में, मैं एक लोकल मैनेजर के साथ जाके 28 टांके लगवाया, तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो वो उस चीज़ का दुख लगा कि भाई यार मेरी फैमिली को
पता भी नहीं, ना पूछ रहे हैं कुछ, तो मैं वो अकेले उन मोमेंट से गुजरा हूँ. And what doesn't kill you makes you stronger, isn't it? 100%. Yeah, तो I've been to those situations where concussion के लिए भी मैं चला गया अकेले, या ऑपरेशन के लिए भी अलग चला गया, and yeah, I feel कि those moments made me very very strong. Not emotionless, no, strong. There's a difference. And then जब आप उन मोमेंट से गुजरते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. भाई अभी मेरे बेटे से मेरी 2 साल से बात नहीं हो रही. मैं अपने बेटे को फिर भी मैसेज करता हूँ ब्लॉक नंबर पे, आई बेटा हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, पापा लव यू लॉट, पापा मिस यू, आई एम श्योर यू हैव ग्रोन लॉट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. तो सारी चीज़ें लिखता हूँ. क्यों? उसका रीज़न क्या लिखने का? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे से कनेक्ट करना चाहता हूँ. मैं अपनी एनर्जीज भेज रहा हूँ, फिजिकली नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअली वहाँ पे हूँ. और अगर मुझे उसको लाना भी है वापस, तो बेस्ट तरीका यही है, पॉजिटिविटी. एंड देन तो जो सिचुएशन, आप सिचुएशन को, कोई भी पहाड़ जैसी सिचुएशन भी हो, अगर आप में इमोशनल ताकत है तो आप उसको रूही जैसी बना सकते हो. ट्रू. आपने बोला जैसे बेटे से सेपरेशन हो गया. हाँ जी. तो उस सेपरेशन ने आपको कैसे चेंज किया एज अ ह्यूमन बीइंग? सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना. एंड आज भी अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, मतलब देयर इज होप दैट यू वांट टू गेट हिम बैक. या ऑफ कोर्स मेरा बेटा यार. हाँ. तो मैं तो चाहूँगा कि मैं अपने बेटे को पालू पोसूं, बड़ा करूं, जो मेरे अंदर चीज़ें हैं मैं उसको पास ऑन करूं, और कैसे भी उसको हेल्प करूं. अब जैसे मैं मेरी सिस्टर आई होती, उसका बेटा था, मैं उसके साथ खेला, तो मैं उसको बोलते मेरे बेटे का भी नाम निकलता है. या मैं जब अभी WCL खेलने गया हुआ था, वहाँ पे रैना का बेटा, सबके बेटे, अब वो अभी 8-8 साल के, मेरा बेटा तो 12 साल का हो, तो मैं उनके बच्चों को देख रहा हूँ या उनकी बेटियों को देख रहा हूँ प्यार करते हैं, तो मैं भी तो फील करता हूँ कि भाई वो मोमेंट्स आते हैं ना कि आप फील करते हो कि यार हाँ मेरा बेटा होता तो वो भी बैट लेके, जैसे यूसुफ पठान अपने बच्चों के पास भागा या उसके बच्चा है, तो those are beautiful moments. And I always think that, I wish Zorawar was here doing those things, but नहीं है, कोई बात नहीं. अब उसको लेके भाई मैं डिप्रेस भी हो सकता हूँ. डिप्रेशन कैसे आएगा? ये होगा यार मेरा बेटा नहीं है. तो मैं बोलता हूँ मेरा बेटा छुट्टियाँ मनाने गया है. आ जाएगा, जब छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है. और अगर नहीं भी आया, देखो मेरे को नहीं पता है कि भाई कुदरत ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. नहीं भी आया तो मैं ये मालिक का शुक्र मनाता हूँ कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है वहाँ पे, अच्छी सेहत होगी उसकी, अच्छी परवरिश होगी, बस वो इसी में खुश है. भाई आप ये देखो, जब भी ऐसे लाइफ में, किसी की भी लाइफ में मोमेंट्स आते हैं ना, अब जैसे मेरी लाइफ में मोमेंट आया, दुख आया, ऐसे नहीं दुख नहीं आया, उस सिचुएशन में तो कुदरत ने गिरा दिया भाई. और मैं कहूँगा मैं गिरा नहीं, वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गिरा, पर मैं उधर से जल्दी उठ जाता हूँ. वो चैम्पियन, एक जो वॉरियर टाइप होते हैं, उनकी माइंडसेट होते हैं वो. अब मैंने क्या सोचा, मैं ये सोच सकता था मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे से बात नहीं होती, भाई मैं कैसे जीऊँगा. एक ये सोच है. एक ये सोच थी कि भाई हमारे गुरु ने अपने 4 साहिबजादे वार दिए अपनी कौम के लिए, उन्हें भी तो मारे, भाई तो उनके बच्चे थे, पर कौम के लिए वार दिए. तो जब उन्होंने मार दिए तो हमारा बच्चा क्या फिर. तो आप कौन सी सोच पिक करना चाहते हो, वो मैटर करती है. तो मैं पॉजिटिव सोच पिक करता हूँ हर सिचुएशन में जाके. ये एक मेरी आदत है, और आई लव दैट आदत. सो मेरे को बताओ कि अब एज अ फादर, एज पापा, अगर आप जब अपने बच्चे से दूर रहते हो तब क्या फील करते हो? मिस करते हैं, मोमेंट्स होते हैं. जब मैं बहुत मिस कर रहा होता हूँ जोरावर को, उसकी पेंटिंग है मेरी ऊपर, तो वो देखता हूँ, मैसेजेस कर देता हूँ. और एक्चुअली मेरे केस में जोरावर शुरू से ऑस्ट्रेलिया भी रहा. मैं चाहता था कि वो इंडिया में रहे, पर वो मेरी बेटियों के चक्कर में वहाँ पे रहा. तो इवन वो जब वो मेरे साथ 7-8 साल का भी हुआ, तब तक वो मेरे को बिट्स एंड पीसेज में मिलने को मिला. तो मैंने वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी वो सेक्रीफाइस किया हुआ था. फिर ये हो गया, तो यू गेट यूज्ड टू इट. आई गॉट यूज्ड टू इट एंड आई नो दैट यार ये है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब मेरे को ना वो इंस्टाग्राम पे है, ना वो मेरे पास उसका नंबर है, जो नंबर है वही ब्लॉक्ड है, जो 2 सारे नंबर है वो ब्लॉक्ड है. तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है.
मेरे पास ऑप्शन है स्पीचली बात करने की, वो मैं करता हूँ। या मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉग टावर पे मैसेजेस कर देता हूँ, तो वो मैं कर देता हूँ। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता हूँ उसका, जैसे भी मैं WCL का गया। और ये नहीं मैं पोस्ट इस करके डालता हूँ कि भाई जब मेरा दिल करता है कि भाई डालना है तो मैं डालता हूँ, और वो मेरा ज़रिया है उस तक पहुँचने का। जैसे आप बोल रहे थे कि एज अ फादर मैं अपने बेटे के बाद ऐसे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। कैसे पहुंचे? जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दिया पोस्ट कि आई वाज मिसिंग माय सन एंड ऑल दैट। अब क्या पता वो कि अब वो 12 साल का हो जाएगा, तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं से गूगल पे जाके न्यूज़ पढ़ रहा है। एंड मेरे को मेरे बेटे को वापस लाने का सिर्फ एक ज़रिया है, वो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में भेजता हूँ। तो अगर वो देख रहा हो ये कहीं से, उसके पास एक क्लिप पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलूँगा उसको? यही बोलूँगा कि I love you a lot, beta, and Papa miss you lots, and Papa is waiting for you. I try my best to communicate with you in whatever possible manner, and yeah, if you can ever reach me, I'm always there for you, and cannot wait to hug you, love you, and ask about your life experiences. That's it. कभी ऐसे डर लगता है कि शायद कभी मिलोगे ही नहीं आप? नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, नहीं भी मिलूंगा। मैंने बोला डर नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि पता है कि मिलोगे। ज़्यादा मैं उस तरफ अपनी सोच लेके जाता नहीं, डर लगता नहीं कि मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। बाकी यही सोचता हूँ कि आई एम ऑलरेडी देयर विद हिम, स्पेंडिंग गुड टाइम विद हिम। अगेन ये नहीं बोलता कि आई वांट टू, आई एम ऑलरेडी देयर विद हिम, आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम विद हिम, एंड वी बोथ हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप बॉन्ड। बट फिजिकली यू आर नॉट। फिजिकली आई एम नॉट ना। डिस्टेंस है एक, और वो कहीं ना कहीं वॉइड तो होगा, मिस तो करते होगे, और वो पता होगा कि आप अपने आप खुद भी कुछ भी स्टोरी बोल दो, रियलिटी में भी वो नहीं है आपके साथ, तो बुरा नहीं लगता उस बात का? यार देखो, 10 में से 1-2 बारी मोमेंट्स आ जाएं, 2-3 बारी मोमेंट्स आ जाए, ऐसे ही होएगा बस। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा लगता रहे तो मैं बुरे में ही रहूं, क्योंकि वो बुरा का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या बुरा लगने का? कोई फ़ायदा है? फिर तो बुरा लगना भी। फिर जब भगवान ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, अच्छी सेहत दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा काम दिया है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो मैं उसका शुक्राना करूँ इतने सारे का, या मैं बुरा लेके बैठ जाऊँ? फेयर। क्या चीज़ प्रैक्टिकलिटी क्या बताती है? वी हैव टू ऑलवेज काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई लाइफ में लोग सोचते हैं ना कि कोई स्पेशल चीज़ होगी। इट्स नॉट अबाउट स्पेशल, इट्स अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स। दोज ऑर्डिनरी थिंग्स आर स्पेशल थिंग्स। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो स्पेशल है। मैं घर पे अपने डॉग्स को प्यार कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी चीज़ है, और वो स्पेशल है। मैं लिख रहा हूँ, वो ऑर्डिनरी है, पर वो स्पेशल है। कोई अलग से कोई थोड़ी कुछ और होना लाइफ में, यही है, यही डेली की चीज़, और यही स्पेशल है। इस मोमेंट में आप कितना प्रेजेंट हो, वो क्वालिटी डिसाइड करता है। और उसी मोमेंट, जैसे ये मैं मोमेंट जी रहा हूँ, वैसे ही मेरा एक जोरावर का मोमेंट आएगा जिसमें मैं फील करूँगा। उसमें मैं थोड़ा ऑफ कोर्स भाई उदासी फील होती है कि भाई बेटा है, फिर मैं उसमें उसको फिर मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ, बस। और क्या। एंड आफ्टर योर डिवोर्स व्हाट इज दैट वन थिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपका बेटा आपके बारे में समझे? क्योंकि उसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, उसको बहुत सारी चीज़ें होगी, शायद वो गलत समझता हो। बिल्कुल होएगा। आई फील कि वो वक्त के साथ समझेगा। क्या समझना चाहिए? एक चीज़ अगर उसको समझनी चाहिए तो आपके बारे में क्या होनी चाहिए? अच्छे इंसान है, और क्या है, और मस्त मलंग है। जब मैं हमारे साथ आएगा, मस्ती में आएगा, तो फिर वो समझ जाएगा। एक बार उससे उस एनर्जी में आना होगा ना, जब एनर्जी में आएगा तो पता लग जाएगा कि भी क्या है क्या नहीं। एंड आई फील कि सी ही इज़ अ किड, तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तो कच्चा घड़ा है, आप जैसे घड़े को मोल्ड करोगे वैसा हो जाएगा। अभी अब जब उसमें उसकी अपनी दिमाग चलना शुरू होएगा तो पता लगेगा कि भाई और क्या रियलिटीज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद समझ जाएगा।
और समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा भाई ये जो हुआ ठीक है, और यू जस्ट बी हेयर, सी ऑन योर ओन, अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन योर ओन। ज़रूरी नहीं हर चीज़ समझाओ के, जब आपके साथ आप साथ में उठोगे बैठोगे तो अपने आप भी तो समझता है बंदा। और मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं, अब वो जब सिचुएशन आएगी आई वुड रादर रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली rather than just think through it, like how you said like when I came they said that no, you want to directly get into this thing, you don't want to say hello. Why? Because you want to be authentic. Yeah. Right? So that is the same thing I'll apply with them. It doesn't matter कि भी situation क्या है, but that would be my genuine way to do it rather than keep on rehearsing things and think कि करूँगा। Authenticity कैसे? Authenticity ना आपने क्यों किया? Authenticity के लिए, राइट? तो मैं भी वही रास्ता लूँगा कि भाई जब वो आएगा उस वक्त बैठेंगे, उस वक्त बातों में क्या बात आएगी वो करके वो तब देखेंगे, तब की तब। हाँ जी, तब की तब देखेंगे। हाँ जी, हाँ। आप जैसे क्वेश्चंस आए आपके, अब मैं कोई क्वेश्चन के आंसर थोड़ी पर, मैं तो क्वेश्चन देख लिया, मैंने कहा यार ये तो चलो मेरे अंदर के क्वेश्चन हैं, तो मेरे को मैं तो वो उस वक्त जो मेरे मन में आएगी मैं वो चीज़ बोलूँ, तो वो उसकी खूबसूरती है, वो ऑथेंटिसिटी है उस चीज़ की। बिकॉज आप इंटरनल वर्क की बहुत बात करते हो। हाँ जी। तो टेल मी वन थिंग जो आप चाहते हो आपका बेटा आपसे सीखे। वन थिंग, एक क्वालिटी ट्रेट आप जो मेरे से सीखे। वन थिंग क्यों, बहुत सारे हैं। कौन सी सबसे बेस्ट है जो आप चाहते हो कि उसमें भी आए? आई फील कि लाइफ को कैसे जिंदा दिली जीना चाहिए, में जीना चाहिए, वो कुछ भी हो मजे मस्त। में रहो। भाई देखो पता थोड़ी अगले मोमेंट का कल क्या हो जाए, कल पता थोड़ी मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ। तो जो मैं आज मोमेंट जी रहा हूँ खुशी से तो हुए। कहीं अगर आप खुशी नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा ही नहीं कोई भी। ट्रू। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि नहीं सीखे आपसे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे से नहीं सीखे? जैसे मैं जवानी में रिएक्टिव रहा हूँ ज़्यादा, वो ना सीखे। मैं उसको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड rather than reacting। एग्रेसिव, जो जबरदस्त। एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव इंटरनली होना चाहिए। एग्रेशन तो वो एनर्जी है ना। देन क्या नहीं सीखना चाहिए फिर? कि कैसे, जैसे कोई बात बोली भाई, अगर किसी ने मुझे गाली दी मैं फट करके गाली दे दूंगा उसे, तो मैं वो नहीं, मैं उसे बोलूँगा गाली मत दो। कैसे आपको पता कि सिचुएशन से हटना है, और गुस्सा ना करो। क्यों गुस्सा ना करो? रीज़न, अभी मैं आपको गालियाँ दे रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप लो ना लो, मेरे पास चॉइस नहीं। एंड अनदर थिंग इज, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे तो अगर मैं भी अपने आप से बात कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कोई दूसरा है। तो इसलिए मेरे सबकॉन्शियस में तो प्रिंट होता जा रहा है ना, सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है। तो मैं उस चक्कर में सारी चीज़ें पॉजिटिव रखने को करूँगा। मैं इसको बोलता हूँ IQ, इरिटेबिलिटी कोशेंट। इरिटेबिलिटी कोशेंट मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ में मेरा ना इरिटेबिलिटी कोशेंट बहुत हाई होना चाहिए कि मैं छोटी किसी भी चीज़ से इरिटेट ना हो, बड़ी चीज़ से भी इरिटेट ना हो, एकदम से रिस्पॉन्ड ना करूँ, गुस्सा ना, एंग्री ना करूँ। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ उस पर। क्या मेहनत करता है? कि इन जनरल जो मेरे ट्रिगर्स हैं, जब भी मैं गुस्सा करता हूँ ना लाइफ में, या मुझे अंदर से बॉदर करता है और मैं बाहर दिखाता नहीं, तो मैं घर जाके रात को लिखता हूँ कि किस किस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया। फिर वो चीज़ का मेन रीज़न क्या है, कहाँ से ये आ रही है कि मुझे इस बात पे कब से गुस्सा आ रहा है, क्या ये मेरे बारे में सच है, क्या ये बारे मेरे गलत है, क्या मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कोई दूसरा मेरे बारे में ये बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इससे बड़ा सा लिखता हूँ कि अच्छा ये मेरे मम्मी से तो नहीं आ रहा है, मेरे पापा से तो नहीं आ रहा है, ये मेरे कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है। और ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे ट्रिगर्स एलिमिनेट करते जाऊँ मेरी लाइफ में, ताकि मेरा इरिटेबिलिटी कोशेंट बढ़ते जाए। तो अब आपका जो इरिटेबिलिटी कोशेंट है वो कितना है, कम हो गया पहले से? हाँ, मुझे लगता है कि मैं मतलब काफ़ी पावरफुल हो गया हूँ, इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होता आप लोगों से। और उस चीज़ ने आपको उससे आपका खुशी भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरा काम भी, मतलब पहले जब कुछ भी करते हो, जैसे मैं इसको, जैसे आप क्रिकेट को आपका एक गेम मानते हो, मुझे लगता है मेरे लिए मेरा ये गेम है। जी बिल्कुल। और मैं भी एक एथलीट हूँ। आपके 3-4 घंटे के गेम होते हैं, मेरा भी 3-4 घंटे का गेम होता है। क्या बात है। और रोज़ मेरा भी वही एथलीट माइंडसेट कि सुबह उठना है,
वार्म अप करना है, ट्रेनिंग करनी है, जैसे आपके लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस होगी, हाँ जी। पढ़ाइयाँ होती है, बुक्स होती है, क्या बात है, तो सेम मैं Same. वैसे ही समझता हूँ। स्ट्रक्चर है आपका, और routines इसमें है। कभी कभी वही 0 पे आउट हो जाते हो, बहुत बेकार जाता है। कभी कभी- कभी आप सेंचुरी मारते हो तो आपको पता है कि आपने सब कर लिया। सब कर लिए, क्या बात। तो अब मैं जब पहले अगर मेरा बेकार जाता था ना, हाँ जी, तो बहुत इरिटेट हो जाता था कि रिसर्च अच्छी नहीं थी, मैंने ये नहीं किया, अच्छा दूसरे ने किसी ने हंस दिया, अरे वो हाँ जी। मूड तोड़ दिया, वो सामने नहीं कर दिया, माइक खराब हो गया, कुछ भी छोटी बात पे मुझे इफेक्ट हो जाएगा। सामने वाले ने अच्छे से आंसर नहीं दिया, लाइक हर चीज़ पे मैं खुद को ब्लेम करूंगा, लोगों को ब्लेम करूंगा बिल्कुल। और इरिटेट हो जाऊँ। या किसी ने कुछ मेरे बारे में बोल दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। मेरे को कभी किसी ने टीम ने फीडबैक दे दिया कि ये गलत किया, हाँ जी, बहुत चिढ़ जाता था अंदर से, दिखाता नहीं था, हाँ, अब पर नहीं अब नहीं होता ना। तो बिल्कुल भी नहीं होता। याद है हम बात कर रहे थे कि भाई यंगस्टर अपने पे हाश हो जाता है। अब आपने वो बात देखो, आपके उसमें आपने वो बात, अब आप वही चीज को कैसे प्यार से आप इम्प्रूव करोगे, लेकिन वो प्यार से करोगे, उस हाँ। एनर्जी से करोगे। तो अब आप लॉसू बोलते हैं ना हाँ। कि जब पानी बह रहा है तो पानी पत्थरों से ही बहता हुआ चला जाएगा, तो अपना रास्ता प्यार से निकाल के ले जाता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहा है। तो वैसे ही पानी की तरह बहना है, यू आर फ्लोइंग मोर इन लाइफ rather than forcing. You have to flow in life. But to flow in life, you have to keep on working on these things. Then you can flow more easily. And then you attract more abundance in life. Do you work on yourself? On irritability quotient? Yes, exactly. I do. अब irritate अब कम होती है, क्योंकि आप पहले तो आप यंग थे तो एकदम से गाली देते थे, गुस्सा। अभी अब कम होता हूँ, अब कम होता है। कैसे आपने वर्क किया उस पे? इसी चीज़ों पे कि भाई जैसे अभी मैं उस दिन अपनी पार्टनर के साथ, सोफी के साथ बैठा हुआ था, तो मैं लाइंस लिख रहा था कि भाई कौन सी मैं लाइन बोलता हूँ। मैं कभी ऐसे करके बात करता हूँ, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो ऐसे करके बात करता हूँ, और गुस्से में भी होता हूँ ना तो मैं अपनी बात इतनी नहीं लेके जाता, पर मैं इधर से इधर ले जाता हूँ। तो उस पर भी वर्क कर रहा हूँ कि अब मैं उंगली नहीं करता, मैं उंगली आती ना जैसे मैं फट करके यूँ कर लेता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही अभी मैंने उस दिन डायरी पे लिखी थी, मेरे को लाइन याद नहीं आ रही कि लाइक डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अब वो डू यू अंडरस्टैंड की जगह कुछ और लाइन, या आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, आई यूज्ड टू यूज दिस सॉर्ट ऑफ लाइन, बट आई एम इम्प्रूविंग नाउ, फाइंडिंग बेटर लाइन्स, बेटर वर्ड्स फॉर इट। तो इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर रहा हूँ। ट्रू। व्हेन यू सेड कि आपने इंटरनली वर्क किया है और बहुत सारी चीज़ों पे आपने अलग तरीके से अपने ऊपर काम किया है, व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ? जब मैं 20-21 साल का था, तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था टूर पे। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया। तो वहाँ मैं एक लड़की से, मैं यंग तो थी, जवान खून तो था ही, जैसे कोई लड़की सुंदर दिखती प्यार हो जाता था। प्यार हो गया भाई, देखती सुंदर लड़की दिख गई राइड पे, तो उसके साथ मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे अच्छा पार्टी वगैरह कर रहा था, और परफॉर्मेंस डाउन हो गई। वहाँ अगर मैं अच्छा करता तो मैं इंडिया खेल जाता वहाँ से, तभी मैं लेट खेला। वापस आया, सारी जगह से बाहर हो गया, मेरी कंप्लेंट हो गई, और मैं सारी जगह से ये सब टाइम पास करता है कि भाई लड़कीबाजी कर रहा था वहाँ पे, और मस्ती कर रहा था, परफॉर्मेंस डाउन हो गई। और उससे पहले मैं इंडिया का टूर किया था, ये भी इंडिया का टूर था, उससे पहले भी इंडिया का टूर जो मैं अबू धाबी की बात कर रहा था, वहाँ मैं बेस्ट बैट्समैन बना था। तो जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था, उसके बाद मैं इंडिया का इधर बेस्ट बैट्समैन, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया। तो उस वक्त वो मेरा टूर खराब हो गया, और गौतम भाई तब खेल रहे थे इंडियन टीम के लिए। तो वहाँ से फिर मेरे को बड़ा बैक, मतलब मैं इधर था तो मैं इधर से इस लेवल पे आ गया वापस, फिर मेरे को यहाँ से फिर मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे आने के लिए। सो वो था एक लोएस्ट पॉइंट मेरे करियर का। क्या चल रहा दिमाग में उस टाइम? लग गए कि नहीं अरे वापस आ जाऊँ? उस वक्त हनी नहीं, उदास भी होता था, और फिर जो लड़की के लिए वो भी छोड़ गई, तो सैड सॉन्ग सुनता था मैं गाड़ी में, हुंडई एक्सेंट होती थी। कौन से सैड सॉन्ग? पंजाबी सैड सॉन्ग होते थे बड़े अच्छे, गाड़ी में रोना, तो वो भी था। अब यार 21-22 साल में ये चीज़ें, उस वक्त तो प्यार भी बहुत बड़ा लगता है। अच्छा, जैसी ही कोई गर्लफ्रेंड बनती थी, सीधा पता नहीं ये शादी की बात भी कैसे अपने आप ही ठक करके पहुंच जाती थी मैं। तो वो भी इंग्लैंड की थी। अच्छा, मतलब मैं शुरू से ही मतलब फॉरेनर्स में ही रहा हूं। पता नहीं डीएनए में मेरे क्या रहा है, पर फॉरेनर्स में ही रहा हूं मैं।
क्यों ऐसे क्या है? हाँ? टेल मी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यार मे बी मेरे को उनके ना फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आई फील कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा से रफ लुक बॉय रहा हूँ। हमारी इंडियन लड़कियाँ थोड़ी चॉकलेटी लुक ज़्यादा पसंद करती थी। ये भी मेरा सोचा, ऐसा नहीं कि भाई वो ऐसा, तो मेरे दिमाग में था। और हाँ, फॉरनर्स को ये वाली लुक अच्छी लगती थी, तो वो भी था थोड़ा रफ राउडी मैस्कुलिन है। हाँ, रफ। और मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जब मैं उस वक्त, मुझे ऐसा लगता कि इंडियन लड़की नखरे बड़ी दिखाती थी, या तो मैं इतना सुंदर ही नहीं होऊंगा उस वक्त, तो ऐसा हो। बाकी तो वो हो गया, वो भी छोड़ गई। फिर क्या, फिर थोड़ा सैड सॉन्ग चलते रहे थोड़े दिन, उसके बाद फिर उठ गए। फिर पर प्रैक्टिस वगैरह तो करते ही रहते थे ना, प्रैक्टिस करते रहना, काम करते रहना, काम को नहीं कभी छोड़ा। तो वहाँ पे मेरा, चाहे मैं उदास हो जाता था, परेशान रहता अपने मन में, ऐसा नहीं कि मैं कभी परेशान ही नहीं, मैं बड़ा परेशान हुआ, यंग एज में बड़ा हुआ, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब जो नॉर्मल एक परेशानी रहती है वो। मेरी मम्मी ने कहना कोई बात नहीं, जो भगवान ने करना अच्छा। तो अब जैसे आपके लिए वो लाइन थी कि भाई कंपैरिजन नहीं, मेरी मम्मी ने कोई बात, जो होता अच्छे रहे, भगवान जी सब अच्छा करे, तो वो ही कोई बात नहीं करके आगे बढ़ते चले गए। और इसी वजह से मैं इंडिया भी खेला, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव था। मैं खेला तो 27 साल की उम्र में आके ना, 24-25 साल में खेला। तब तक क्या होता है कि अब डोमेस्टिक में रह जाते तो डोमेस्टिक में ही रह जाते, कई लोग ऐसे होते कि 2-3 सीजन रह गए तो रह गए। अब वो भी सोचा, पर मेरा होता था नहीं, पॉजिटिव हूँ, मैं खेलता रहूँ। तो वो सारी चीज़ें फिर मेरे को वर्क कर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गई सब, एक एक करके, बट सबसे ओवर हो गए। हाँ, फिर एक बार जब मैं इंडिया खेलने गया, और वहाँ मैं हाईएस्ट रन गेटर बना। उस वक्त विराट भी था, तो विराट सिलेक्ट हुआ, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया अगेन, वो 2 साल के बाद गया मैं, 2 साल पहले मैं ड्रॉप हो गया, 2 साल लगे मुझे वापस जाने में। फिर मैं हाईएस्ट रन गेटर, फिर विराट का नाम आ गया टीम में, मेरा नहीं आया। तो उस वक्त भी दुख तो लगा, तो फिर क्या दुख लगा, तो ड्राइव पे चले गए। ड्राइव पे थोड़ी देर घूम फिर के आके, एक दिन दुख, 2 दिन दुख, चल भाई फिर शुरू काम करना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने फिर कहा कोई गल नहीं, आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ो। तो बट ऐसे हुआ है कि लास्ट टाइम, अभी इन रीसेंट टाइम्स, कोई लोएस्ट पॉइंट आया एंड यू क्राइड? कब? रीसेंट टाइम्स में कभी? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? लास्ट टाइम मैंने क्राइड, रुला दिया होगा। खुद रोया नहीं होगा। किसको रुलाया, किस बात पे रुलाया? नहीं, रुलाया भी नहीं यार, मजे में रहते हैं। और उदासी, मैं अगर आज आपको अपनी उदासी बता रहा हूँ, अब मेरी उदासी एक बारी सुन लोगे, 2 बारी सुन लोगे, तीसरी बारी थोड़ी सुनोगे, अब देखोगे यार भाई उदास वाली बातें करता है भाई, उसके बाद टाइम पड़ता है। तो उससे अच्छा तो खुशी दो ना, खुशी दोगे तो बंदा मस्ती में खुश है। और आपके पास जो आप वही दोगे। अगर आपके पास गीत है, आप गीत दोगे, आपके पास गाली है, गाली दोगे, आपके पास खुशी है, खुशी दोगे, तो आपके पास है क्या? ट्रू। आपके पास क्रिकेट है, मुझे क्रिकेट दो। और वो नटिया जवाब देगी। आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है जिसके साथ खेलने में जिसके साथ मजा आता था साथ में? रोहित के साथ बड़ा मजा आता है मुझे। टेल मी मोस्ट इमोशनल मोमेंट या बेस्ट मोमेंट विद रोहित, कोई स्टोरी है? कोई टाइम बैटिंग रोहित के साथ मस्ती करना, क्योंकि रोहित विराट के साथ, इन दोनों का, विराट के साथ इसलिए क्योंकि हमारा पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है, तो हम दोनों ने हंसी मजाक बड़ा करना, गाने सेम सुनने। पर ऑन द पिच रोहित के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, और दोनों के साथ एक तालमेल बड़ा अच्छा था, रोहित के साथ और अच्छा था। फेवरेट मोमेंट बताओ कब रोहित और आपका, कोई जो आपके लिए फेवरेट मोमेंट? फेवरेट मोमेंट जब मैं पिच पे गाने गाता होता था तो हंस देख के हंसता था। गाने गाते जैसे अब हम ओवर खत्म होते मैं यूँ आ रहे हम दोनों, तो फिर मैं गाने गाते हुए आता था तो हंसता था कि वो पुत चटता, उसको भी जोश आता था। तो फेवरेट मोमेंट वो है मेरे, या वही है, वो मस्ती वाले मोमेंट्स याद है। और हम दोनों ने परफॉर्मेंस तो बहुत करी है, डिनर्स भी बड़े करें इकट्ठे, हंसी मजाक भी बड़ा किया। फेवरेट कोई इनिंग्स याद है आपको आपकी, कि भाई दोनों ने मिलके तबाही मचाई, मजा आ गया? दोनों ने मिलके तबाही मचाई यार, बड़ी सारी होंगी। एक तो हमने ऑस्ट्रेलिया के जयपुर में हम तीनों ने ही
गेम खींच दी थी मैंने 95 रोहित ने भी 100 बनाया था, शायद विराट ने भी 100 बनाया था, वो थी। चैम्पियंस ट्रॉफी की हमारी पहली पार्टनरशिप, वो बहुत अच्छी थी क्योंकि बड़ा मुश्किल था। बड़ी सारी हैं ऐसे यार, बहुत सारी रोहित के साथ तो। चैम्पियंस ट्रॉफी की कितनी सारी इनिंग्स हैं ऐसी, और वेस्ट इंडीज में होंगी, बहुत होंगी, इतना तो मेरे को ध्यान में भी नहीं है। इतनी कर लिया इतनी है हाँ। वन थिंग अबाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी भाई, जो बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता होता। बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को नहीं पता होता क्या है उनमें क्वालिटी, ट्रेट कुछ? रोहित यार, ये बिहाइंड द सीन वाला का आइडिया नहीं समझ आता मुझे, पर रोहित का जो मैं बता सकता हूँ कि भाई इज़ वेरी चिल्ड आउट, वेरी रिलैक्स्ड पर्सन, वेरी लेड बैक एंड बट वेरी स्किलफुल एंड वेरी नॉलेजेबल अबाउट हिज बैटिंग एंड a great leader. Of course he has won World Cup and Champions Trophy, वो एक अलग चीज़ है, वो तो चल जीता, बट उसका बॉन्ड बहुत अच्छा लड़कों के साथ। देन विराट का माइंडसेट, डिसिप्लिन, विराट ने जो डिसिप्लिन पकड़ा उसने अपने आप को काफ़ी जल्दी एलिवेट कर गया। वो आई फील वो मैंने पहले 10-15 साल पहले जब देखा था, he was very very disciplined and very inspiring now, like because now I can understand or relate it more because I got more discipline, so then मेरे को एकदम से याद आया कि विराट बड़ा डिसिप्लिन था, लेकिन को रिलेटेड ना कि बहुत पहले से ही हो गया। हाँ, कि वो बहुत पहले से है। और व्हाट डू यू थिंक इतनी जल्दी उनमें इतना डिसिप्लिन कैसे है? बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी न्यू, यंग, अग्रेसिव, ब्रैश प्लेयर एंड देन ही टर्न्ड अराउंड। या एक तो विराट जब यंग था 16-17 साल का, तब वो गोलू मोलू सा था। अब जब आया था मेरे साथ, क्योंकि मैं सीनियर था उसका, तो मेरे साथ ही था, तो उस वक्त उसने सब खाना, और उसके बाद उसमें ज़ील थी कि भाई मेरे को इंडिया खेलना है, मेरे को रन बनाना है। उसको अपनी गेम का आइडिया था, हमेशा एक हंगर थी। आई फील कि अनफॉर्चुनेटली जब उसके फादर साहब गुजरे, तो वहाँ से उसके अंदर वो ज़ील तो पहले भी थी, पर एक और सीरियसनेस और बढ़ गई। और इवन जब उसके फादर साहब भी गुजरे, तो उस दिन भी वो मैच खेलने आया, उसने 95 रन बनाए थे, मेरे को अच्छे से याद आया, मैं उस मैच में था ही। जब फादर साहब जिस दिन गुजरे उस दिन? हाँ जी, उसके अगले दिन जैसे वो मैच खेलने आया, उसके बाद बैटिंग करके वो चला गया, बैटिंग में वो 95 रन ना के गया, तो वो मेरे को याद अच्छे से। एंड उसके बाद ही नेवर लुक बैक। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंडसेट। वो हमेशा, आप कभी भी उससे बात करो तो वो यार आउट भी होता है कि मैं सेंचुरी बनानी है, अगला मैं सेंचुरी बनाऊंगा, और अपने गेम पे वर्क करते रहना। उसको अपनी गेम का बड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया था, और फिर उसने अपनी फिटनेस पे वर्क कर लिया। एक्सट्रीमिस्ट कि पहले तो इधर था गोलू मोलू सा, फिर वहाँ से वो बिल्कुल ही काब्स हटाए, बिल्कुल ही पतला हो गया। और आई फील कि वो रोनाल्डो को बड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत लुकअप टू करता था, एंड उससे सीखना। तो वैसे फिर उसने अपने लाइफ स्टाइल को वैसे लिया, और वो फिर चलता चलता था, उसका ग्राफ ऊपर चला गया। तो उसका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग, खाने का कंट्रोल, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव, फिटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने अपनी मोबिलिटी पे बड़ा वर्क किया, उसने उसके लिए पावर एक्सरसाइजेज बड़ी उसको बड़ी काम आई। जिम तो करता ही था, तो ये जो उसने रूटीन्स ऐड करी, उससे उसका और एनहांस हो गया। एंड आई फील, और पीछे देखो, और किस्मत भी होती है, तो वो तो मालिक का कर्म तो होना बड़ा जरूरी। ट्रू। तो ये विराट का लिए था। धोनी भाई के लिए, धोनी भाई वेरी रिलैक्स्ड, सो आई फील कि he attracted that abundance, so he never went and chased for something, like even for leadership he didn't chase, वो भी आई। सारा again mentally very strong, and I feel he's also very elevated, so उनके ethics बहुत strong है, values बहुत strong है,
एंड कुदरत ने उनको खूब नवाजा तरक्कियों से, एंड जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, चैम्पियंस प्लेयर बनाए हैं, इवन जब वो T20 वर्ल्ड कप भी जीते पहला, तो ही वॉज वेरी काम कंपोज्ड, और एक जो लीडर्स में क्वालिटी होती है वो उनमें बहुत अच्छे से थी, और ऑफ कोर्स विद टाइम एक्सपीरियंस वो बढ़ती चली जाती है, एंड उन्होंने बड़े करियर बनाए लड़कों को, बड़ा सपोर्ट किया। I'm one of them, मेरे को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। कैसे? मतलब जैसे आपको मैचेस में चांस देना कि भाई अगर नहीं हो रहा, उन्हें पता होता था यार ये नहीं भी चल रहा पर इस प्लेयर में दम है कि भाई ये करके देगा, मेरे को मैच जिताने वाला प्लेयर, तो उनको वो पता होता था यार ये मैच जिताने वाला प्लेयर है, इसको मैं नहीं भी चल रहा 4-5 मैच कोई दिखाई, मैं इसको लंबा रन दूंगा। तो वो एक कैप्टन पे रहता है कि कई कैप्टन हो वो आपको बैक ना करे, कई कैप्टन बैक करते हैं, तो वो कैप्टन टू कैप्टन है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बड़ा बैक किया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नाइस। एंड द न्यू कैप्टन शुभमन, अभी टेस्ट सीरीज पीपल कॉल की वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज इन द वर्ल्ड है हाँ जी, शुभमन का एज अ कैप्टन, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुभमन एज अ प्लेयर, एज अ टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया? या वेरी गुड, जैसे उसको कैप्टनसी भी मिली, उसने उस प्रेशर को हैंडल किया, सोक इन किया, और इतना अच्छा परफॉर्म किया, और इतना मतलब वहाँ पे सीरीज ड्रॉ करके आना बहुत बड़ी बात है। मेरे को अच्छे ज़्यादा, इससे पहले विराट गया था, और 4 साल में एक बार ही होती है सीरीज, उस पर 4 साल पहले आई गेस 2000, इससे पहले कब हुई थी सीरीज? 2018 में हुई थी या कब हुई थी? जब मैं गया था तब भी हम हारे थे, उससे पहले गए थे तब भी हम हारे थे, तो वो 2 तो मुझे याद है, बाकी मेरे को याद नहीं। तो जब ये सीरीज है बहुत बहुत बड़ी बात है, और क्या तरीके से वो मैच जीते हैं। इवन मैं मोहम्मद सिराज का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, जो उसने वापसी में आके अनबिलीवेबल मैच जिता के लेके गए, एंड ग्रेट कैप्टनसी। आई एम श्योर जस्ट स्टार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर हिम। अभी एक इतने टेस्ट मैचेस से सीखेगा, अभी और आगे बढ़ते बढ़ते, and he got that composure, he got that aggression as well to go, and with time he'll get mature, more mature only, and I feel I would give credit to support staff as well. I feel कि अभी गौतम भाई के अगेंस्ट बड़ी बातें चलती रहती हैं, बट चैम्पियंस ट्रॉफी या ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करना, एक सपोर्ट स्टाफ का वही बहुत बड़ा रोल रहता है, और उन्होंने कितना बैक किया होगा, कैसे उनका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखा होगा, स्ट्रॉन्ग रखा होगा, ये सारे यंग थे। ट्रू। एंड बिकॉज यू नेम्ड सिराज, अभी अपना नेक्स्ट एशिया कप आएगा, और अभी एक्चुअली अभी टीम भी अनाउंस हुई है, सिराज नहीं है इसमें, राइट? मोहम्मद सिराज, मैंने पूरी टीम देखी नहीं, मेरे को पता है श्रेयस अय्यर नहीं है, श्रेयस अय्यर का भी बड़ा क्यों आपको लगता है क्यों है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर गेस? क्योंकि अब श्रेयस ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, ही इज बैटिंग रियली वेल, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा किया श्रेयस ने, और T20 में तो फाइनल में लेके गया पंजाब किंग्स को, तो ही हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। बहुत कम्पिटिटिव है ना अपना गेम अभी, सब हमेशा ही कॉम्पिटिटिव रहती है, तो ये नॉर्मल है ये चलता रहता है। एशिया कप में अपने को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए? एशिया कप में पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट कह रही खेलना चाहिए तो खेलना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है? आपका क्या हुआ था वो बीच में, शायद अफरीदी और आपका? मेरे तो ट्वीट पे हुआ था, और फिर अभी WCL गए थे, तो मैंने उनको WCL में तो पहले ही मना किया हुआ था कि भाई मैं 2 महीने से पहले कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आई फील कि वो जो भी वॉर हुई सिंदूर ऑपरेशन में, बहुत रॉ है अभी भी, और I didn't, my soul wasn't ready to play right now, so I didn't play, and that time I already told them that I didn't want to play, and then even when I went there I didn't feel right to play against Pakistan at this moment, and वो एक अंदर इस बारी थोड़ा दुखियाता रहा, क्योंकि जो इस तरीके से हुआ हमारे जो इंडियंस को, हिंदू भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, वो बहुत गलत था, तो उसकी जो हर्ट है वो थोड़ी रही, तो इसलिए आई रिस्पेक्टेड दैट हर्ट, एंड आई वेंट विद दैट। It's unfortunate. It's very unfortunate in this era, वो चीज़ें होना, it's very, देखो ना, किसी के परिवार का
परिवार ही उजड़ गया, बेचारे वो घूमने गए हैं सारे, परिवार उजड़ गया, बहुत दुख की बात है। बट यू यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान हाँ एंड जी। एवरीवेयर, तब अलग माहौल होता है। हाँ, अलग माहौल तो होता है, अलग प्रेशर होता है ना, एनवायरनमेंट अलग हो जाता है पूरा दोनों पब्लिक पूरे इंटेंसिटी से आती हैं। आपके अंदर ऐसा प्लेयर क्या लग रहा होता है कि प्लेयर यही होता है कि भाई अच्छा परफॉर्म करना है, भाई इनके अगेंस्ट अच्छा करना है, जीतना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बिल्कुल अपने देश को जीत जितानी ज़रूरी है। बट कभी अंदर से खुन्नस आती है पर्सनल की इनको तो बहुत मारूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब मज़ा आता है भाई मारने का, वो तो मज़ा है। जैसे जब मैंने सेंचुरी भी बनाई थी एशिया कप में, तो मैंने बोला था वहाँ पे कि भाई मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताऊंगा कि भाई मैंने पाकिस्तान के तो बड़ी बात है। और मज़ा, इट्स अ डिफरेंट लेवल कंपटीशन एंड डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। ट्रू। हर चीज़ क्या होती है, एनवायरनमेंट पे चलती है, तो माहौल बनता है। अब इंडिया पाकिस्तान का माहौल 2-3 दिन पहले से बनना शुरू, सारे इंडियन भी आ जाएंगे, पाकिस्तानी भी आ जाएंगे, वो होटल के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, वो ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मैच नीचे उतरो तो जब आप मैच के लिए जा रहे हो तो सारे पब्लिक है वहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी दोनों, और शोर मचा रही है, मैच पे शोर है, तो इट्स अ डिफरेंट, वेरी इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी, एनवायरनमेंट, अलग माहौल, अलग माहौल। उस दिन ज़्यादा अगर कभी उधर कम रन पे आउट हो गए ज़्यादा बुरा लगता है? बुरा तो Normal लगता ही days है, और या बुरा लगता है, बट देन एज अ प्लेयर you cannot keep on dwelling on that emotion, you have to move on, because again it's the same journey, same logic लगता है वहाँ पे भी। तो जैसे अब हाईस पे खेलते हो, इतना खेला आपने, बहुत मजे करे, राइट, और फोड़ते गए। अब जैसे आपने बताया एक सीरीज में कि वहाँ इंग्लैंड में माहौल बन गया था, मुझे पता था कि अब मैं ड्रॉप होने वाला हूँ, राइट, अब मैं टेस्ट उसके हाथ से नहीं खेला। हाँ जी। तो जब आपको पता होता है कि अब आप ड्रॉप होने वाले हो, उस रात में क्या चल रहा था दिमाग में, वन नाइट बिफोर व्हेन यू नो दैट इट्स ऑलमोस्ट टाइम? कुछ नहीं, डिनर करके आते थे, सो जाते थे। पता है, हाउ यू एक्सेप्टेड द फैक्ट कि भाई जाने वाला हो गया यार। ये भाई अब सिंपल सी चीज है, मैंने परफॉर्म ही नहीं किया। या तो ना कि मैंने परफॉर्म किया और कुछ किया हो, झंडे गाड़े, मैंने गाड़े ही नहीं झंडे, तो क्या होगा, झंडे को लटा देंगे। एक्सेप्ट कर ले तो बोले हाँ ठीक है, बैठ के रूम बेड पे नहीं जा रहा मैं, तो यार नहीं जा रहा हो गया, जो होगा देखा जाएगा। मेरे को याद है, लिफ्ट में था तो दिनेश कार्तिक था मेरे साथ, वो भी इंग्लैंड सीरीज में था। मैंने कहा तेरे मेरे करियर पैक हो गए, वाइट मैं उनको वाइट पैड में जाके दान कर दे किसी को। तो ये बात हुई थी यार, ये कर रहे थे तो दोनों बात, मेरे को अच्छी याद आ गई। उन्होंने भी ऐसे ही लिया था। तो हंस रहे थे, उस हंसी बड़ी आती है, तो और क्या, दोनों हंस रहे, मस्की खींच रहा था कि जब अब ये वाइट पैड पैक कर दे, हो गया बेटा, हो गया, कर जाओ। मैं कमेंट्री में मिली। कैसे, तो उन्होंने भी इतना लाइटली लिया था कि वो तो सीरियस होंगे? नहीं यार, अब मैं इतने हंसी मजाक करे तो हंसीएगा ही वो भी। और ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे भी मैचेस होते हैं जो हारते हैं तो उसका बड़ा बुरे हारे हो तो हंसी बड़ी आती है यार कि क्या पूरी तरह हार गए। ऐसा भी होता है कि ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, एंड दैट्स फाइन, इट्स फन। और क्या, और कुछ नहीं हो सकता। व्हाट्स द बिकॉज़ आप इतनी मस्ती करते हो, तो फनीएस्ट इंसिडेंट ड्रेसिंग रूम का आपके साथ हुआ होगा? प्रैंक वैंक कर दिया आपने किसी को लंबा? प्रैंक तो यार, प्रैंक से आता ना, मेरे जो फनीस्ट मोमेंट होते हैं वो हाजिर जवाब है। जैसे ये एकदम से आ गई, एकदम से हंसना शुरू हो गया। अब यही स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो वो इतनी फनी नहीं लगेगी। हाँ, निकल जाएगी तो वो निकल जाएगी। हाँ, एक याद है मुझे, अब वो पता नहीं फनी लगती नहीं लगती। हम ना, मैं फिजियो का नाम नहीं लूँगा, बट हम ट्रॉफी जीते, तो अब हम खड़े तो फिजियो कह रहा है कि ना मैं बालों पे वो डाल रहा हूँ, मैं और विराट खड़े थे कि बालों पे मैंने हेयर ग्रोथ का ऑयल डाल रहा हूँ। मैं बालों का तो पता नहीं, लेकिन ये आईब्रोज में लग रहा है इतने बड़े। तो वो बोल के मैं और विराट इतना हंसे वो लिफ्ट के बाहर ही गिर गए दोनों। पर वो मोमेंट की ऐसी होती है। वो तो उस टाइम पे जब माहौल बनता है यार, मजा आता है टांग खींचने में एक दूसरे की। तो और क्या होता है कि कोई हल्की सी बात इधर उधर की वो खींच के
फिर कर देंगे। तो हमारा मजाक वैसे चलता है। कोई बुरा मान जाता था, आप ऐसे मस्ती कर रहे हो और बुरा मान गया कोई? हाँ, बुरा भी मानते थे कभी कभी। कौन बुरा मान? मैं भी बुरा मान गया था एक बारी। तो मैं ईशांत के साथ बुरा मान गया। उसको कब बोलो, हर बात पे कोई ना कोई टुकड़ा देता। मैंने कहा यार कभी एक बात इन नॉर्मल भी तरीके से, तो मैं खुंदा खा गया था। तो फिर ठीक हो गए। फिर उसके बाद गया यार, अब 260 दिन इकट्ठे रहना है तो लड़ाइयाँ तो होंगी भी, बर्तन तो खड़केंगी, तो वो भी होता था, ठीक हो जाता था। ऐसे सबसे खतरनाक कौन से 2 प्लेयर की लड़ाई हुई है कभी? विराट और मेरी हुई थी फुटबॉल के। हम वार्म अप किया था, फुटबॉल में टक्कर हुई तो शोल्डर पे शोल्डर चलते ही नहीं। क्या वो मेरे को चलते ही नहीं। और यंग भी थे ना उस वक्त, मस्ती वाली लड़ाई थी, हीट ही हो गया था बिल्कुल। मतलब फुटबॉल खेलते वक्त हाँ। खुंदक आ जाता है। और खुंदक भी ना एक सेकंड, फ्लिप ऑफ सेकंड में आती है। ऐसा नहीं कि भाई अब खेल रहे हैं, गर्माहट हो गई भाई। अब वार्म अप में तो फुटबॉल बड़े जोश से खेलते थे कि भाई जीतना है। उसमें फिर टक्करें होती थी। जब टक्करें हुई, गिर गए, तो फिर तो खुंदक पड़ती थी। जबरदस्त। फिर उन्होंने हमारी फुटबॉल धीरे धीरे बंद ही करा दी। लड़ लेते हैं ये लोग। लड़ लेते हैं, इंजरीज हो जाती है, तो ये सब चलता था। बड़ा ऐसे यार इतने एथलीट्स हैं, सारे एग्रेसिव हैं, तो बट ऑब्वियसली बात competitive, aggressive, that वो पूरा सारी अब एक बंदा अपने आप में बड़ा है। और सब वो अपना बैगेज लेके भी आते होंगे ना कि हाँ भाई जी। ठीक है, बिल्कुल। वहां तो हमें एक टीम में खेलना है, यही हम कर सकते हैं जो करना है, वहां तो सब लड़ाई कर। तो वो सारा रहता ही रहता है। आपको पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था मुझे जब मैं साउथ अफ्रीका में था। विराट ने मुझे रन आउट करा दिया, तो मेरे को बड़ी खुंदक आई थी। और उस वक्त खुंदक आई तो थी, बहुत आई थी उस वक्त गुस्सा। पर वो एक विराट की भी, मेरे जब ऑक्शन में हुआ था ना, तो मेरी ऑक्शन इतनी अच्छी गई नहीं थी, तो वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो वो भी एक था, ऊपर से रीजन हो गए। तो फिर मैं बड़ा खुंदक में आया था। तो मैं बाहर आकर गालियां दे रहा था खूब, और बड़ा खुंदक में था। वो एक मेरे को याद है अच्छे से। हाँ, विराट को ही कि खुद में ही गाली दे रहे थे? नहीं, जैसे विराट तो अंदर बैटिंग कर रहा था, मेरे को तो खुद में तो मैं बाहर अपने, जैसे होता है ना ड्रेसिंग में आके अपने आप में ही गालियां दे रहे होते हैं, तो वो कर रहा था मैं। बट कभी ऐसे वो आए, आपने फिर उनको बोला बाद में, ये क्या कि तूने मेरे को आउट करा दिया, ये कर दिया? हाँ, प्यार से बोलते हैं बात, तू कि भाई आउट, या वो खुद आके सॉरी बोल देता है कि सॉरी जल्दी। या अगर किसी मैंने कभी किसी को, तो हमें पता होता है यार इतना तो कि अपनी गलती से हुआ सामने वाला। भाई मेरी गलती से हुआ है, इसकी गलती, तो वो सॉरी बोलता है। वहाँ पे ऐसे लड़ाई वाली बात नहीं होती। नहीं, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं होती ना। ऐसा हो कि कोई इंटेंट है कि भी किसी को आउट कराना, वो नहीं, वो गलती हो ऑब्वियस है। बट ऑब्वियसली बात है, तो कोई इंटेंट कैसे? क्रिकेट में इतना चलता रहता है, वो सॉरी आके खुद ही बोल जाते हैं कि सॉरी यार ये गलती हो गई। हम लोग तो जैसे खैर अब तो टर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं। हाँ जी। तो जब भी खेलते हैं, अगर किसी ने रन आउट करा दिया, साल भर तक टीम में नहीं जाऊंगा मैं, सेम। आप लोग सारे इमोशन से बड़ा खेलते हो ना। हम तो कोई हमारा कुछ भी प्रोफेशनल थोड़ी है, हमें हाँ, सारे मैनेज करके देश को जिताना है, हम थोड़ी खेल रहे। हम तो अगली बार इसकी टीम में नहीं, ये रन आउट कराता है, रन आउट कराता है। और एक बार किसी ने रन आउट करा दिया, उसको कोई टीम में नहीं लेता, कोई टीम में नहीं। मतलब फिर वो परमानेंट ऐसे हो गया कि ये इसके साथ बैटिंग नहीं करेंगे। अच्छा भी खेलता है तो अकेले खिलाओ पहले इसको। अकेले हाँ, बिल्कुल। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे उसमें, ये नहीं करते। फॉर्चुनेटली हमारे उसमें नहीं होता। एंड इज देयर एनी, इतना आपने इतने टॉप लेवल पे खेल लिया, हाँ जी, आप टॉप ऑफ द टॉप कंट्री में बन गए, वर्ल्ड पे देख लिया, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई इनसिक्योरिटी आपकी? यार इनसिक्योरिटीज बड़ी सारी रही हैं। जैसे इनसिक्योरिटी नहीं, जैसे आप कभी कंपैरिजन करते हो, मैंने पहले भी बोला हुआ है बात को। जैसे मैं ओपनर हूँ, मेरे से तो ओपनर थे सारे लड़के, मेरे दोस्त भी हैं, टीममेट भी हैं, पर हम आपस में वो एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जब मैं उनके साथ compete कर रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अच्छा उसके इतने से हो गए भाई, मेरे इतने से, भगवान उसका अच्छा करता रहे, मेरा और अच्छा कर दे। तो जब आप compete कर रहे हो ना, तो एंड में जेलेसी आई जाती है। तो जेलेसी एक इनसिक्योरिटी, लो वाइब्रेशन हो गई कि भाई यार वो अच्छा कर रहा है, जेलेसी आ गई। तो जब मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया, तो देन मेरे को समझ लगी कि भी कंपटीशन से अच्छा है कंट्रीब्यूशन, कि मैं आके कंट्रीब्यूट करूँ यहाँ पे। और अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँ तो मेरे किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। True. फिर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना। मेरा जो कंपटीशन वो अपने आप से, कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर रहा हूँ, और मैं अपना
तो ऑटोमेटिकली लाइफ लाइट हो गई। तो फिर वो जो मेरी इनसिक्योरिटीज थी वो धीरे 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 कम होती चली। और ऐसे नहीं होता कि आपकी इनसिक्योरिटीज कोई जादू है कि भाई एक दिन में किया और चली जाएगी, वो भी पैटर्न्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं। आपने घर से अपने क्या पता घर से आए हो, क्या पता कॉलेज से आए हो, सोसाइटी से आए हो, कहाँ से आए हो, पहले तो आप उस जोन में होना चाहिए कि आपको आप झांको उस जगह जाके। आदत तो लोग नहीं कर पाते, कभी झांकते नहीं, लाइफ निकल जाती है झांकते नहीं। और पहले ये समझना चाहिए कि झांकना पड़ता अपने अंदर, फिर उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उस आदत को कैसे हटाना है। तो वो आदतें फिर मैंने हटाई, फिर उससे मेरी कंसिस्टेंसी और बेहतर हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स और बेहतर हो गए। ट्रू। एंड आपने बोला कि कंपैरिजन करते थे, आप पहले करते थे, कोई ऐसे दोस्त बताओ आपका जिससे आप कंपेयर करते थे खुद को पहले के टाइम पे, कभी जो आपके फ्रेंड भी हैं बट एक टाइम पे आप उनसे खुद को कंपेयर करते थे कि यार, जैसे भी अपने ओपनर हो गए, रोहित हो गया, केएल हो गया, एमविजय हो गया, तीनों भाई सारे ओपनर ही हैं, हम चारों थे, हम तीनों ने ही खेलना होता था। तो भाई अब जैसे हमें पता है यार कि कल इसने खेल जाना है या इसने खेलना है, हम तीनों डिनर पे भी हैं। तो क्या कंपेयर करते थे, क्या दिमाग में चलता है? बिकॉज ये हर कोई अपनी फील्ड में स्टार्टिंग में करता है एंड देन स्लोली इवॉल्व होता है और फिर नहीं करता है। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। अब कोई क्या पता हमेशा लाइफ में करते रहते हो, कोई पता कोई पहले दिन से ही ना करता हो, क्या पता कोई अपने अगर कोई ऐसे घर से आओ जो उसको सिखाया हो कि भाई कंपैरिजन नहीं करता, कंट्रीब्यूशन है, सेवा भाव से खेलो, तो पहले दिन से वैसे रहेगा। तो आपने कितना, किसी इंडिविजुअल ने कितना वर्क किया वो उस पर मैटर करता है। हाँ, तो जैसे मैं उन सब का कंपैरिजन रहता था क्योंकि वो तो मेरा संस्कार था ना। तो उससे सामने वाले से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो मेरे अंदर की सोच है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ, जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अरे मेरे को ये सोच बदलनी है, मेरे को इसके बदले बेहतर सोच मिल जाएगी। और सारा खेल ही सोच का है। अग्रीड, सारा खेल ही सोच का है। तो मैंने फिर वो जब सोच बदली तो मेरे ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल गई। ट्रू ट्रू, ये सही, क्योंकि मेरे घर में मुझे तो यही सिखाया गया बचपन से कि कंपैरिजन नहीं करना। हाँ जी। एंड आई थिंक वो शायद हमें मुझे खुश करने के लिए सिखाते थे वो, क्योंकि मेरी सारी बहनें ना टॉपर्स थी। हाँ जी। और मैं था एकदम फसड्डी। तो मेरे पापा और मम्मी मेरा मन रखने के लिए बोलते थे कंपेयर नहीं करना किसी को, अपने हथ में देखो। तो वो शायद वो दिल रखने के लिए जो बोलते थे वो मेरी लाइफ में मेरी एक आदत बन गई, और मैं आज तक उसको मान के चलता हूँ, किसी से कंपेयर ही नहीं करता। हाँ, देखो मुझे अब आपको उन्होंने एक लाइन बता दी, अब वो लाइन मे बी आप उन्होंने आपको एजुकेट नहीं किया उस लाइन के बारे में, पर वो लाइन आपके अंदर आ गई, तो लाइन की एनर्जी तो आई ना। तब उसने आपको कितना फायदा दे दिया, बहुत फायदा दे दिया कि आप कंपैरिजन ही नहीं करते। तो आपको कोई आइडेंट प्रेशर ही नहीं ना। अब भाई आप जब पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पूरा इंडिया का प्रेशर है या पूरे इतने लोग देख रहे हैं, मैं तो सोचता ही नहीं वैसा, वो तो आप सोच रहे हो। हाँ, मैं तो सोचता ही नहीं ऐसा। अगर मैं वैसे सोच गया तो मैं तो वैसे ही खत्म मैं खेल कैसे पाऊंगा। ट्रू। एंड इट्स यू आल्सो सेड कि इनसिक्योरिटी थी आपको, कि अपनी रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में भी ये इनसिक्योरिटीज बहुत सारी, अब नहीं होती? हैज इट चेंज नाउ? अब हाँ भैया, वक्त के साथ जब मैं 27 साल का था तो और अब 40 साल में तो फर्क आएगा ही आएगा। एक्चुअली आएगा इसलिए क्योंकि आई वर्कड ऑन इट एंड आई फील कि स्पेशली एज अ मैस्कुलिन एनर्जी, जब आप यंग होते हैं तो आपके में वल्नरेबिलिटीज काफ़ी होती हैं। और क्योंकि उस वक्त तभी आप अपने आप को सक्सेस की तरफ दौड़ रहे होते हो, अपने आप को प्रूव कर रहे होते हो कि भाई मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और सारा अचीव तो बंदा उस तरीके से भाग रहा होता है। आज जो मैं 27 साल का हूँ, आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे कॉन्फिडेंस लेवल का एक अलग फ़र्क है, मेरी अवेयरनेस का अलग फ़र्क है। आई एम मोर एस्टैब्लिश्ड। दैट टाइम आई वांटेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यस। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो फिर शांत हो जाता है बंदा और शांति से ऑपरेट करता है। True, but as you know, I've spoken to so many guys, and men, just as a younger person who's much younger to you, and I'm sharing this, कि बहुत सारे लड़के जो मुझसे छोटे हैं, and बहुत सारे men who have evolved and become, और वो 25-30 साल से शादीशुदा हैं, like they're way older, in their 50s, 60s. मैं बात करिए, and there's this one thing which I've seen a common pattern in men specifically, कि लड़के जितना ज़्यादा प्यार में होते हैं वो कहीं ना कहीं
बोलते तो हैं कि ये प्यार हमें स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, सिक्योर फील कराता है, बट एक लेवल ऑफ पिंच ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़े सिक्योर रहते हैं, यार ये चले नहीं जाए, ये छूट नहीं चाहिए, किसी और के पास नहीं चलता, यहाँ समथिंग अच्छा कि मैं कुछ गलत नहीं कर दूं जिससे कुछ खराब नहीं हो जाए। देयर इज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, लड़के दिखाते हैं बाहर से तो बहुत ही हाँ जी हाँ भाई क्या है मैं ही हूँ, पर सब कॉन्फिडेंस है, मैंने बिंदी पे डाली मेरी, लाइक बट अंदर से बच्चे होते हैं, उनकी फटरी होती है पूरे टाइम। कईयों की होती होगी, बिल्कुल फटती भी होगी। तो एंड ओवर द एजेस मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट सक्सेस पैटर्न्स में मैंने देखा है लोग इनसिक्योर होते हैं। डू यू थिंक कि जितना ज़्यादा प्यार में होता है बंदा उतना थोड़ा तो इनसिक्योर तो होता ही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कितना इमोशनली उस इंसान के साथ नेकेड हो वो बड़ा मैटर करता है। आप कई प्यार करते हैं पर कंप्लीटली इमोशनली नेकेड होते हैं उनके साथ में, वो एक तो बड़ा इंटरनल क्वेश्चन है जो एक रूह अपने आप ही बताएगी, वो आप नहीं कर सकते। व्हाट इज लव फॉर यू आज? लव फॉर मी, क्या आइडियल लव शिखर धवन के लिए? आइडियल लव यार, आइडियल लव इज बीइंग ब्लिसफुल, enjoying every moment, being happy, spreading happiness, and emotionally naked with whom I love them totally. तभी होगा जब मैं पूरे मेरे अपने गार्ड्स गिराए होंगे और उन्हें पता होगा इन एंड आउट कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, क्या सोचता हूँ क्या नहीं, इन एंड आउट। तो आई फील देन वो पूरा प्यार खुल के आता है फिर। और लाइक अपने पार्टनर के साथ अगर आप उस लेवल की इंटीमेसी रखते हैं तो उसका बहुत खूबसूरती है, फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब आप छुपा रहे हो कोई चीज़ तो उसमें एनर्जी ब्लॉक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को सारी चीज़ें बतानी है, पर मैं सिर्फ एक इंसान के साथ बताऊँ या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब बेस्ट फ्रेंड के साथ बड़ा मजा आता है लड़कों में। वो क्यों आता है? क्योंकि यूर इमोशनली नेकेड विद। अब वो पूरी सारी बातें करो, क्या वो आप सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करोगे? क्या आप में इतना जिगरा है करने का या नहीं है? तो वो आप कर लेते हो? हाँ आप कर लेते हो? बिल्कुल हाँ, सब बात कर सकते हो आप? सब बात कर सकता हूँ, कोई भी हो, क्योंकि that's what I learned from my first relationship. See, when I was in my first relationship, I wasn't very experienced. So then that time I was a growing man. Now I'm a mature man. That's a difference. क्या change हुआ है? Let's say what in you has changed regarding love? Regarding love, अब क्या difference है? How has it changed? Like your definition of love, your definition of being with your partner. क्या पहले आपको क्या लगता था, आप में क्या रेड फ्लैग था और चेंज हो गया आज? ये रेड फ्लैग्स पहले में भी इनसिक्योरिटीज होना या जो मेरी बाउंड्री थी और फील करना कि भाई दूसरा बंदा बदल जाएगा या मैं दूसरे बंदे मैं बदल जाऊंगा या कोई भी वो अगला बंदा ये सोचता है कि भी ये बदल सकता है नहीं। और जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो अब मैंने कोई चीज़ अट्रैक्ट करी, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट करी, तब मुझे मैं अपने आप को ही नहीं जानता था इतना ज़्यादा और मैं एक रिलेशन में आया। अब मुझे पता मैं अपने आप को जानता हूँ, तो मैं जो हूँ, जो मेरी असलियत है वो मैं सामने वाले को सामने रखूँगा, कहूँगा भाई ये मेरी असलियत है, ये आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो ठीक है। उस वक्त आप बिल्कुल जो अभी बात करते हुए अच्छा यार कि भाई उसको पा लिया, अगर मैं उसको ये बात बताऊँगा तो खो सकता हूँ उससे। तो वो 27 साल की जर्नी, वो जब मैं 27 साल का था तब मैं वैसा था। अब मैं ऐसा हूँ कि मैं कहूँगा भाई मैं ये हूँ यार, मेरे को पसंद है ठीक है, नहीं पसंद तो ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। अब ट्रांसपेरेंटली कि कुछ भी किसी को पाने के लिए छुपाओगे नहीं कुछ चीज़ें। नहीं बिल्कुल नहीं। जो अच्छा है वो भी अच्छा है मेरे बारे में, ये गंदा है मेरे बारे में गंदा है, ये काम वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल, और अच्छा गंदा है ही नहीं ना कुछ, वो तो मेले में भी जो अच्छा है वो आपके लिए गंदा हो सकता है ना, तो आपकी और जो आपके लिए सही नहीं है वो मे बी मेरे लिए सही है। तो वो सबके अच्छे गंदे तो सबके अपनी अपनी डेफिनेशन है। इसमें क्या कि स्पेशली पार्टनर के साथ इफ यू आर इमोशनली नेकेड देन यू बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, देन एनर्जी इज फ्री फ्लोइंग ना। इफ यू आर होल्डिंग समथिंग, दो एनर्जी कहाँ से बंद हो जाएगी ना एनर्जी, तो उसको फ्री फ्लो कर दो। ट्रू। देन फिर इट्स लॉट ऑफ फन।
True. And what's your thing with Australia? क्या क्यों मजा आता है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने में? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अगेंस्ट जब भी मैं किसी के साथ खेलता हूँ हर मेरा प्रोसेस सेम ही रहता है, बट आई फील कि बिकॉज आई एंजॉयड प्लेइंग फास्ट बॉलिंग एंड स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया विकेट्स वर रियली गुड, बैटिंग विकेट्स तेज़ आती है तो मेरी गेम के लिए वो बड़ा सूट करता है, तो दैट वाज द रीज़न। एंड बड़ी टीम के अगेंस्ट रन बनाने का मजा अलग है। Yeah, true. You know, मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि what's underrated things that you love about शिखर धवन, हाँ जी, एंड उसमें एक ये चीज़ थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने में जो उनको मज़ा आता है, पीपल लव दैट। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सनल एजेंडा रीज़न हो गया ये कि ऑस्ट्रेलिया जब एज अ यंगस्टर यही होता था कि भाई तगड़ी टीम के अगेंस्ट रन बनाने, वो वॉरियर वाली फील थी कि भाई तगड़ी टीम को ढाना है, ढाना मतलब गिराना है। और एंड उसमें फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, और क्योंकि उसमें क्या होता है जब आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करते हो तो आपका एक एज अ प्लेयर औहदा बढ़ता है कि भाई अगले बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म किया एंड उधर जाके किया, दूसरी कंट्रीज में जाके किया, तो दैट वे वो एक फील थी, वो ऑटोमेटिकली फिर कुदरती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज़्यादा हो गई एंड वेरी वेरी हैप्पी। एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक बॉलर है जिसको मारने में बहुत मज़ा आता था, लाइक पर्सनली मन होता था यार ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अच्छे, मिचेल स्टार्क तेज था तो उसको मारने में, कमिंस, पैट कमिंस, इनको मतलब ये अच्छे चैलेंज होते थे, तो इनको खेलना झेलना भी और फिर रन बनाना मज़ा आता था। तो क्या फीलिंग होती है जैसे मान लो कि अब ये पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क ऐसे वर्ल्ड में ड्रेडेड बॉलर्स जैसे हैं और ये आए और उनको दे दिया आपने 6, हाँ जी, हाँ। दिखा दिया, देन व्हाट इज अ फीलिंग, लाइक क्या आती है उस टाइम पे, उस मोमेंट में, उस कि जब मोमेंट दिया एक में छक्का? उस मोमेंट में अच्छी प्राउड फीलिंग आती है, छाती चौड़ी हो जाती है। आजा बेटा आजा आजा कि भैया अब उसके ऊपर चढ़ गए थोड़ा और प्रेशर में आ गए एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एक्चुअली, ट्रू, क्योंकि वो बॉल टू बॉल वॉर चल रही होती है और उसमें आपको अपनी विकेट भी बचा के रखनी है, और ऐसा नहीं कि वो छक्का खा जाएंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, वो अपना और दम लगा के आएंगे, तो इट्स अ ग्रेट बैटल एंड इट्स गर्मा गर्मी होती है, लाइक आफ्टर यू डू स्लेज और एक दूसरे को गर्मा गर्मी भी हुई है मेरी, वॉटसन से हुई है काफ़ी, क्या ब्रैड हेडन से हुई है, उनसे होती थी ज़्यादा, बाकी डेविड वार्नर से भी हुई है, काफ़ी उससे हुई है गर्मा गर्मी। क्या एक स्टोरी बताओ, कोई Story- वार्नर की थी बताओ। वार्नर ये दिमाग से बड़ा शातिर है वो भी, जो इंटरनेशनल में खेल रहे होते दिमाग से तेज ही होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मेरे रन नहीं बन रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो कहता कि मैं बैटिंग करने आता था, तो कहता है कि भाई तेरे रन नहीं बन रहे तो तू पक्का बाहर होएगा टीम से, प्लेइंग 11 से जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, तो ही वाज प्लेइंग दैट साइकोलॉजिकल गेम विद मी, तो मैं बैटिंग कर रहा था, अच्छा मैं आउट भी हो जा रहा था 20-25 रन पे, तो अब वो बैटिंग करने आया, अब वो रन बना रहा था ऑस्ट्रेलिया में, अच्छे रन बनाता ही था वो। ऐसे कभी हुआ है कि आपको पता चल गई है नब्स और गेम चल रहा है इंटेंस, आपने बॉल बाल के प्रेशर बना दिया, स्लेज कर दिया और वो बंदा आउट भी हो गया, हाँ ऐसे भी होएगा, या वो बॉल लूज कर फेंकने लग गया और बहुत मार खाने लग गए, ऐसा कुछ हुआ है ऐसे अराउंड द वर्ल्ड किसी बॉलर के साथ, बैट्समैन के साथ? बॉल के जैसे ऐसा डोमेस्टिक में तो हुआ कि आउट किया वो बड़ा, इवन इंटरनेशनल में भी हुआ होगा कि भी प्रेशर पे आगे सारे, और ऐसा नहीं होता कि कभी अकेले आते हैं, हम सारे इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि नया बैट्समैन आ रहा है तो काफ़ी प्लेयर्स यूँ आ जाएंगे उसके आसपास आ जाएंगे, तो वो प्रेशर देते हैं उस पे बैट्समैन पे। और वॉटसन के साथ हुआ था मेरा, वॉटसन के साथ भी पंगा अच्छा बड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसने ना मेरे को बॉल मारी, जिसे बॉल कर रहा था पेट में बॉल लगी, तो कह रहा ओ एंजॉयिंग द पेन मैन या माइट तो ऐसे करके बोला, तो मैं बैटिंग कर रहा था, मैं चुप रहा, मैंने कहा मैं गुस्सा करूंगा तो भाई मेरे लिए ही हानिकारक रहेगा, वो नुकसानदायक रहेगा, और मैं कोई बात नहीं। अब मैं फील्डिंग करने गया, तो जब हमारी फील्डिंग आई तो उस वक्त कहते जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो उसकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, तो बाहर चला गया था, अब वो बैटिंग करने आ गया हैमस्ट्रिंग पट्टी में ही, तो अब मैं जब फील्डिंग कर रहा था तो कुदरती पता नहीं क्या हुआ, मैंने डाई मारी
तो मैंने उसकी लटकने की एक्टिंग करना शुरू हो गया। तो पहले तो मेरे फिजियो को लगा कि मेरी इंजरी होगी, फिर मैं बॉल दे दी तो फिर उसे समझ में आ गया कि तो मेरे को फिर कुंदा खा रहा है, पर वो आउट नहीं हुआ, लेकिन रन बनाए उसने अच्छे रन बनाए, पर आई न्यू कि मैं उसके दिमाग में घुस गया एंड ही डिडंट लाइक दैट थिंग। बॉलर को के दिमाग में कैसे घुसते थे, जैसे अगर मैं स्टेप आउट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं उसको प्रेशर में डाल दूंगा, कि उसको फिर होगा कि ये बैट्समैन स्ट्रेटेजिकली स्टेप आउट कर रहा है, तो मैं आगे नहीं डाल सकता, बॉल पीछे डालना, तो जहाँ वो पीछे गया तो मैं उसको वहाँ मार दूंगा। तो वो स्ट्रेटेजीज होती हैं कि भाई उसके दिमाग में कैसे घुसना है। जैसे अब बॉलर अगर अच्छी बॉल डाल रहा है तो वो फिर अपने सबकॉन्शियस पैटर्न भी चलता रहेगा, एक रिदम में रहेगा, वो रिदम वो सबकॉन्शियस पैटर्न से आता है। तो उसको उसका सबकॉन्शियस पैटर्न कैसे डिस्टर्ब करना है, उसको कैसे मेरे को कॉन्शियस उस पर लाना है कि मैं उसको ज़्यादा सोचने में मजबूर करूँ, मेरे को उसको दिमाग को सोचने पे लगवाना है। रन तो बात की बात है, पहले वो कि मैं उसके दिमाग को कैसे थोड़ा सोचने में डालूंगा, तो जहाँ वो ज़्यादा सोचेगा तो वहाँ गलती कर जाएगा, तो वो प्रेशर कैसे क्रिएट करना है। तो मतलब इतनी बारीकियों पे कैसे करते हो क्रिएट, ये मेरे को समझाओ थोड़ा प्रोसेस। जैसे मैं, अगर आपने देखा हो मेरे को बैटिंग करते हो, तो मैं स्टार्टिंग में स्टेप आउट बड़ा करता था, स्टेप आउट करके तो अब जैसे सपोज बॉलर के एरियाज होते हैं राइट, तो कोई बॉलर कंसिस्टेंटली यहाँ डाल रहा है, तो अब मेरे को पता है कि मैं खड़े खड़े खेलूंगा तो मेरे को रन इतनी आसानी से, बॉल स्विंग भी हो रहा है, तो मैं अगर स्टेप आउट करूंगा तो मैं बॉल के पास पहुंच गया, तो मैं जहाँ अगर पहुंच गया और उसने वहाँ डाल दी तो मैं टाइम करके मेरा चौका भी मिल सकता है, सिंगल भी मिल सकता है, और स्ट्राइक रोटेट होगी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन में बड़ा फर्क पड़ता है बॉलर को। और उसी तरीके से जब मैं वो करता था तो वो बॉलर मुझे शॉर्ट पिच भी देता था उसमें, तो जहाँ शॉर्ट पिच आई तो मेरा कट अच्छा था, तो मैं कट मार के, तो ऐसे करके हम बॉलर को वो कराते थे जो हम चाहते थे वो करें, उसको उसकी लाइन से पूरा खींच के अलग करना और वहाँ ले आना जहाँ जो मैं चाहता हूँ वो करे। नाइस। फंसते थे इसमें बॉलर सारे? हाँ जी, फंस जाते थे इस ट्रिक्स में बॉलर? हाँ, बॉलर फंसते भी थे, हमें भी फंसाते थे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड था, मैं भी फंसता था, क्योंकि इट्स अ रिस्क एज वेल, व्हाट आई एम डूइंग इट्स अ रिस्क, तो उस रिस्क में आप आउट भी हो सकते हो, और आपके लिए फेवर में इसलिए रहता था क्योंकि उसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत करी हुई थी। जब मैं, अगर आई डोंट नो, जो मेरा आपने अगर टेस्ट डेब्यू देखा हो नहीं देखा हो, जब मैंने 187 मारे थे, मेरा टेस्ट डेब्यू था वो। अब मैं पहला मैच, टेस्ट मैच तो प्रेशर तो रहता ही है कि भी रन बनाने, जगह पक्की करनी है, पहले तो जगह ही पक्की करे ना। अभी 5 साल का आपका पॉडकास्ट या पहले साल का पॉडकास्ट फर्क होता है, बहुत कॉन्फिडेंस का फर्क होता है, तो मैं भी वैसी, तो मैंने कहा यार जगह पक्की करनी है भी, दोबारा बड़ी मुश्किल से मौका मिला 2013 की बात, तो बैटिंग आ गई, हमने शुरू में ही टेस्ट मैच चौके लगना शुरू हो गए, पहले ओवर से ही टक 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 35-40 पे पहुंच गया मैं कहा यार इतनी तेज रन बन रहे हैं भाई, थोड़ा आराम से खेल, 50 बना पहले इस जगह से। तो अच्छा, कभी कभी ऐसे जोन में होते हैं कि वो फ्लो ओवरटेक कर रहा होता है, तो मैंने कहा अच्छा आराम से खेलता हूँ, आराम से खेलने के एक एज लगा तो गली के पास से की बॉल, तो मुझे समझ में आ गया कि आज बल्ला रुक नहीं रहा, तो मैंने कहा भाई अब तो रुक नहीं रहा, और वो टप्पे पे डाल रहा था बॉल, तो मैंने क्या किया फिर स्ट्रेटेजी में स्टेप आउट करना शुरू हो गया, तो स्टेप आउट करके मैं पॉजिटिव और एग्रेसिव ही रहा, लेकिन मैं बॉल के पास आना शुरू, तो जो मेरा चांस था खड़े होकर दूर से मारने का वो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। वो करते करते मैंने 87 बॉल्स पे सेंचुरी बना दी थी, 83, तो वो मेरा अभी भी रिकॉर्ड है फास्टेस्ट डेब्यूटेंट सेंचुरी का। नाइस, सो दैट वाज वेरी गुड। नाइस। बट मेंटली तो बहुत डिफरेंस पड़ता होगा, क्योंकि जब आप रणजी खेलते हो तो वहाँ पे खेल खेल के धीरे धीरे स्टेट नेशनल लेवल पे हर जगह जब आप पहुँचते हो, 0 से स्टार्ट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक तो बहुत बढ़ जाता है, प्लस क्योंकि अगर आप ओपनर होते हो और बड़े रन मारने वाले होते हो तो आप थोड़े से शेर बन जाते हो अंदर से, हाँ, भाई मैं ही हूँ, अब आज तो खेल जाऊंगा मैं, राइट? एंड बट अब फिर इंटरनेशनल जाते हो, आपको फिर लगता है कि यहाँ तो सभी शेर हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अप डाउन नहीं होता, सेम ही लेवल से खेल पाते हो, जैसे आप रणजी में खेलते हो वैसे इंटरनेशनल सेम ऑफ कोर्स। जैसे अब आप नई जगह जाते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो बड़ा मैटर करता है, आप अपने आप से क्या बातें करते हो, क्योंकि उसी से आपकी एनर्जी क्रिएट होनी है, ऑरा क्रिएट होना है। एज ए यंगस्टर वो चीज़ें थोड़ी कम पता होती हैं, तो आप जब चाहते हो तो आप लोग, जब मैं एज ए यंगस्टर में गया, जब मेरा डेब्यू था 2010 में, तो मेरा यही था कि भाई मैं रन बनाऊँ, 100 बनाऊँ, पर मैं अपने 2010 के डेब्यू में मैं पहली मैच में 0 पे आउट होकर आ गया, मस्ता हुआ जा रहा था वापस आउट होते हुए भी, यार मैंने क्या सोचा और क्या हो गया।
एंड डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू। अब कई जैसे विराट है वो 19 साल में चला गया इंटरनेशनल खेलने, मैं थोड़ा लेट गया तो मेरे को और मैच्योरिटी मिल गई डोमेस्टिक सीजन्स खेल के। और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का अलग अलग फर्क है, डोमेस्टिक का अलग एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल का अलग एनवायरनमेंट है। इंटरनेशनल में एक्चुअली पिचेस भी बेटर रहती हैं, ये भी है। एंड आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आपने प्रेशर ले लिया यार कि यार तो बहुत ही बड़ा है मेरे, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो आप फिर वैसे ही हो जाओगे। या आप ये बोलो कि हाँ भाई मैं बहुत तगड़ा हूँ और मैं अपनी स्किल्स भी अच्छी करके आया हूँ और मैं यहाँ रन बना रहा हूँ या रन बनाने को देख रहा हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। जैसे जब मैं इंडिया के लिए खेलता था तो स्टार्टिंग में था तो भाई 1 विकेट आउट हो गई यार, 1 विकेट आउट हो गई। अब यही जब मैं लास्ट 5-6 साल खेला इंडिया के लिए तो, या IPL भी खेलता था, तो अगर 1 विकेट भी आउट होती थी तो मेरा थॉट प्रोसेस होता था कि यार गोनी आई एम देयर, आई एम द मैन फॉर माय टीम, आई एम डूइंग इट। सो दोनों सिचुएशंस सेम है लेकिन थॉट प्रोसेस अलग है, मैच्योरिटी के हिसाब से। मैच्योर होने पे जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पता होता है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और आपको तो कोई बात नहीं, आउट हो गया कोई बात नहीं, क्या रीज़न था आउट होने का, आप वो सोल्यूशन लेके उसको सॉर्ट करके आगे बढ़ जाते हो। जब आप यंगस्टर होते हो तो आप अपने पे हार्श हो जाते हो थोड़े ज़्यादा, और वो हार्शनेस कोई ज़्यादा फ़ायदा देती नहीं, डेस्परेशन में ले आती ना कि नहीं यार करना। लेकिन अगर आप वही चीज़ को काम और कर रहे हो तो आई फील कि वो आपको ज़्यादा, एंड काम डजंट मीन कि आप अंदर से एग्रेसिव नहीं, अंदर से तो इंटेंट स्ट्रांग रहेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी है। पता है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरे लिए तो कोई भी कि जो ये मैं हार्श हो जाता हूँ ना खुद पे, हाँ जी, जब मैं पहले भी और आज भी बहुत ही हार्श हूँ खुद पे, मेरे में वो भी एक्सेप्टेंस और वो कामनेस आई नहीं है उस लेवल की। हाँ जी, कि मैं बहुत हार्श हो जाता हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए फ़ायदे का काम करती है। अच्छा, कि क्योंकि अगर मैंने कहीं मैसअप कर दिया, कहीं गलती कर दी या फकअप कर दिया, हाँ जी, फिर मैं बहुत हार्श होता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगली बार तैयारी करते हो। अच्छा, तो कहीं मैं लेट गो नहीं करता कि चल ठीक है हो गया, कल बेटर कर देंगे, मैंने आज ही बेटर करना है, इसको बेटर करना है, तो ये मेरे लिए वर्क करता है। आई डोंट नो वो क्या है। जैसे जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती उतना स्ट्रेस लेना चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करे, उतना नहीं कि आपको जो घुटने पे टिका दे। दोनों में फ़र्क है। तो वो आप जो हाश की बात करें वो उतना कि आपको सोचने में मजबूर करे। ऑफकोर्स जब हम भी कभी आउट, मैं कभी आउट हो तो 0 पे तो दुख होता है। अब उस दुख में मैं सोचता हूँ कि मैंने गलती क्या करी, बेसिकली गलती पकड़नी है ना। और जितना आप स्थिर रहोगे उतना आपकी थॉट्स क्लियर रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी। पानी जितना स्टिल रहता है उतना ही देख सकते हो ना। तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन ढूंढना है, पीछे जाके आपको सोल्यूशन ढूंढना है। गलती तो हो गई, अब गलती का आप कुछ कर नहीं सकते, आप सोल्यूशन ढूंढोगे। आपको स्ट्रेस, वो जो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है उससे आपको वो मजबूर करता है आपको सोचने में, गहराई सोचने में। जब पेन आता है तो उतना आना चाहिए, उतना नहीं कि आप अपनी ही विक्टिम बन के बैठ जाओ। ट्रू। काफी लोग ये होता है कि हाँ जी, वो लाइन कितनी डिफिकल्ट है। लाइन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर एक की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, खूब सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस से ना जोड़ के बैठ जाते हैं अपने आप को, यार मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। अब यही चीज़ अगर कोई लाइफ में चैलेंज आया और आप पकड़ के बैठ गए उसको, हुआ वो महीने पहले या 10 दिन पहले, अगर आप 10 दिन उसको पकड़ के बैठ गए वो तो पास हो गया ना। अब लेकिन आप इमोशनली पकड़ के बैठ गए, अब आपने वो पकड़ लिया 15-20 दिन, आप क्रिप करते रहे, वो आपका एक संस्कार बन जाएगा। फिर आप वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी। आप मिलोगे कई लोगों से ऐसे जो क्रिप करें, यार मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनको वो पैटर्न बन गया उनका। तो पैटर्न बन गया तो फिर वो उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, खत्म। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि भाई कोई चीज़ होगी, ऑफ कोर्स उसका दुख लगेगा, दैट इज़ वेरी नेचुरल, और उससे सीख के आगे बढ़ जाओ। यू टॉक्ड अबाउट कि अभी बीच में आपने एक बात बोली, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को क्या बोलते हो। सो व्हेन यू आर द लीडिंग बैट्समैन, ओके, आप ओपनर हो और वर्ल्ड कप में जो पूरी दुनिया देख रही है, प्रेशर है आप पे टीम इंडिया के लिए,
वर्ल्ड कप मैच में आप ओपनिंग करने जा रहे हो, हाँ जी। तब जब आप निकलते हो आपके ड्रेसिंग रूम से और पिच तक जाते हो, तब आपके दिमाग में क्या चलता है? लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड? क्या सेल्फ टॉक करते हो, क्या चल रहा होता है? क्या चल रहा है? मैं यही बोलता हूँ कि मैं बहुत रन बना रहा हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कहीं पे भी कोई सी भी पिच हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप में बहुत बिलीव रखता हूँ और मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। आई नेवर when I started law of attraction, that time I used to say I want this, I want that, but later on I realized that even when you say you want something, that means you don't have it, that's why you want it. So then I started saying, अभी आप मेरे को सुन भी रहे होगे, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं बहुत रन बना रहा हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत ट्रॉफीज जीत रहा हूँ। एंड आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ दैट आई एम अ लेजेंड, एंड मालिक की मेरे से वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें फिर खुद चल के आती हैं आपके पास। मेहनत तो करनी है उसके लिए, लेकिन माइंडसेट वो चाहिए। एंड कब आया चेंज? शुरू से हो गया। अब ये आप शुरू से नहीं, सी हर एक जो मेरी सोच की भी जर्नी, वो भी एक जर्नी है। वो एक दिन में नहीं सारी चीज़ आती, वो वक्त के साथ आप इवॉल्व होते रहते हो। वो एक अलग साधना है। वो मेरे को उसको 13-14 साल हो गए, 2013 हो गए, 2013 से लगा लो आप, आज क्या है 2025 हो गए, तो 12 साल की वो साधना है मेरी। मतलब मैं 12 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ, उसमें पॉजिटिव लिखता जा रहा हूँ, तो उसके उस साधना का कंपाउंडिंग इफेक्ट तो आएगा। हर चीज़ का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ट्रू। एंड व्हाट डू यू डू ऑन द डे, या उस टाइम पे जब आपको एक तरीके का सेल्फ डाउट आता है, जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है? हाँ जी। हर क्रिकेटर की लाइफ में बहुत पीक डेज आते हैं, और कंसिस्टेंटली कुछ समय आता है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, किसी रीजन से फॉर्म चले जाता है, जिसको नॉर्मल पब्लिक हम जैसे लोग बोलते हैं फॉर्म में नहीं है अभी, राइट? तो उस टाइम पे सेल्फ डाउट को कैसे मैनेज करते हो? उस टाइम पे अगेन अलग अलग सिचुएशन है। जब मैं 30 साल का था तो मैं अलग तरीके से करता था, अगर आज जो है तो अलग तरीके से होएगा। तब कैसे करते थे? तब खुंदक भी आती थी अपने पे, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आती थी। कभी कभी कोचेस पे भी गुस्सा आया, और वो तरीके भी थे, वो तरीके भी देखे हैं। कोचेस से गुस्सा है मतलब कि इन्होंने सही नहीं सिखाया, कि इन्होंने सही नहीं बोला, कि स्ट्रैटेजी बोला, या कभी ड्रॉप कर दिया, तो मेरे दिमाग में आया कि या ड्रॉप कर दिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत कर दिया, क्योंकि मैं अपनी परसेप्शन से ही देख रहा हूँ ना। तो वो गुस्सा आया, तो वो सारे मोमेंट्स पूरे तरीके से गुजरे हैं, जी हैं उस मोमेंट पे, कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गए। या ऐसा भी हुआ कि मैं एक बारी जिसमें को याद है अच्छे से, कि मैं धोनी भाई से पूछ रहा था, धोनी भाई आपने मुझे क्यों T20 मैच में ड्रॉप किया, वो मैं रिस्पेक्टफुली रीज़न पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि भाई तूने नहीं परफॉर्म किया तो बाहर हो गया। अच्छा, तो कभी वो ये भी हुआ कि भाई ये भी बोला कि भाई कि मे बी तेरे को सही ना लगे, बट दैट्स व्हाट माय थॉट। तो वो सेंसिटिव टॉक्स भी रहती हैं। और मेरे को अच्छे से याद है, कोलकाता का मैच था, शायद मैं प्लेइंग 11 से टॉप, तो मेरे को बड़ी खुंदक थी, मैंने थ्रो मारी खुंदक में, संजय बांगर भाई तो उनके घोड़े पे जाके बॉल लगी। तो उस वक्त तो खुंदक होती है, गर्म होते हैं, और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ यार क्या थ्रो मार दी, गलती होगी। एंड संजय भाई की भी बड़प्पन है कि उन्होंने कोई, अब बड़े हैं ना, कोई जब उम्र में बड़ा होता है तो मैच्योर हो जाता बंदा, अगर अपने पे वर्क किया हो तो फिर बाद में वो जब वो गुस्सा ठंडा होता है तो रियलाइज करता है कि यार क्या कर दिया। एंड बट जैसे मान लो अब आपका एक बार आप आउट हो गए कम रन पे, हाँ जी, कभी 0 पे आउट हो गए, कभी अंडर 10 हो गए, बैक टू बैक आप 4-5 मैच में नहीं चले, हाँ जी। अब 6 या 7वें मैच में तब क्या सेल्फ टॉक करके जाते हो? क्योंकि अब तो पता ही फॉर्म पैर 6-7 तक तो काम हो जाता था, तो बस्ते पैक होके चलो भी घर। फिर घर जाके जो सोचना सोच बट लॉन्गेस्ट कितना है? बात तो सही है भाई। तो मेरी एक्चुअली मेरे को हाजिर जवाबी का बड़ा शौक है, तो नहीं सही है, ऐसी हंसी मजाक, मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ऐसे होता है कि टाइमिंग वाला है। ये सच बात बोली, हंसी मजाक नहीं, सच बोल दिया। सच भी है। और अब जैसे इंग्लैंड में था मैं,
इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज थी, 2 बारी इंग्लैंड गया हूँ टेस्ट सीरीज पे, तो दोनों बारी मैं वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाया, फेलियर रहा। और कुछ नहीं, जैसे पहली बार गया तो पहली बार जब 2-3 मैच नहीं हो तो उसका तो दिमाग ही सुन हो गया, यंगस्टर तब पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब दूसरी बारी गया, और बंदा उस वक्त जब मैं पहली बारी गया तो मैं मेहनत कर ही जा रहा था, मेरे को अच्छे ज़्यादा सचिन पाजी से भी बात हुई थी मेरी, सचिन पाजी ने बोला थोड़ा साइड ऑन रहा है, तो एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हो और ब्लैंक हो जाता है थोड़ा, आपको पता ही नहीं लगता यार कि हो क्या रह गया। तो पहली बारी ये हुआ और उसके बाद मैं वही अगेन 2-3 मैच खेला, फिर ड्रॉप हो गया। फिर मैं दूसरी बारी गया, दूसरी बारी भी पहले मैच में मैं आउट हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा यार मेरे को थोड़ा बॉडी के क्लोज खेलना, मैंने देखा कि भाई अच्छा करना क्या यहाँ पे, तो बॉडी के क्लोज खेला और बॉडी के क्लोज खेला। फिर मेरे रन बने 20-20 रन बने, 20-30 करके एक 40 बना, मैक्सिमम एक 40 बना। और आखिरी मैच में मैं दोनों इनिंग में जल्दी आउट हो गया। तो उस वक्त जितनी मेरी सोच थी, जितना मैं कर सकता था, मैंने लगा दिया सारा दौड़ पे और नहीं हुआ। तो मैं कहा भाई नहीं हुआ, मेरे जितना मेरा बेस्ट था मैं दे गया, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पता है कि भाई यहाँ से बस्ते पैक। और उसके बाद फिर मैं कभी टेस्टिंग में वापस नहीं आया। मेरे को पता था कि भाई एंड हो गया यहाँ पे। एंड बट मेरे दिल में एक तसल्ली थी कि जो मेरा बेस्ट था, जो मेरी सारी समझ थी, मैंने सारा लगा दिया। और उसके बाद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ, हमारे से भी अच्छे बैठे हैं। ये थोड़ी कि हम ही हमारे भी ऊपर आके कभी डोमिनेट करके तो कर गए, इसमें क्या बुरी बात है। तो एक्सेप्ट कर लिया उसको। पर वो तो एक्सेप्ट कर लिया, बट उसके बाद आप दूसरे फॉर्मेट से खेल रहे हो तो लेकिन बैट्समैन तो वही है, फॉर्मेट कुछ भी हो। दिमाग में तो थॉट चल रहा होता ना कि एक से मैं तो बस्ते पैक हो गए, ड्रॉप हो गया, दूसरे से ना हो जाऊं, इसलिए यहाँ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। थोड़ा तो एक डाउट आता हो, कुछ तो आता होगा। देखो जब आप इंग्लैंड में, जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड में जब आप टेस्ट मैच खेले तो पिचेस अलग है, बॉल अलग है, ड्यूक की बॉल है। जब आप वाइट बॉल खेल रहे हो तो कोकापुरा बॉल है, उसकी पिचेस अलग होंगी। पिचेस इतनी ग्रीन ट्रैक नहीं रहेंगी, थोड़ी फ्लैट रहेंगी। तो उसमें एक और अच्छी चीज़ ये थी कि जब मैं ओडीआई खेलता था T20 तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी और रिकॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इतनी जल्दी मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता था वहाँ पे। बट कॉन्फिडेंट थे। हाँ कॉन्फिडेंट था कि उधर गंदे रन बनने के बाद भी दूसरे फॉर्मेट में कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ तो मैं फोड़ूंगा। उसमें हाँ, जैसे ये होता था कि भाई ऑफ कोर्स जब आप लो कॉन्फिडेंस पे तो लोअर एनर्जी थोड़ी आएगी आपके पास बनने, लेकिन विकेट बदल गई, 25-30 रन बन गए। एक बार 25-30 रन पे आ गए तो आपका फ्लो में आ गया ना, उस फ्लो में आ गया तो आपको पता है अच्छा इतने एक्सपीरियंस थे कि भी पता है 30 से 50 कर, जैसे एक बचा ऐसा तो जो जितना पहले का वो तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसा वापस मोमेंटम वापस लेके आते थे। तो दैट टाइम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, थोड़ा आराम से खेल देना, वो सारी चीज़ें बड़ी काम आती थी। तो उससे आपको पता होना चाहिए यार कि अच्छा मैं गिर गया, कोई बात नहीं है, मेरे को वहाँ से वापस मोमेंटम वापस कैसे लाना है। और आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मेरे को पता था यार मैंने अपना बेस्ट दिया, भी मेरा बेस्ट ही नहीं अच्छा था, तो मेरे को अपने स्किल पे और मेहनत करनी है या क्या स्ट्रैटेजीज पे और मेहनत करनी है ताकि मैं अगली बारी बेहतर हूँ। अगली बारी आए ना वो तो पता नहीं। बट हाँ, उसका जो सार था, उसका जो मैंने अगर एनालाइज किया कि मेरे को उस चीज़ों पे ये मेहनत कर, मैं कभी गया खेलने, अभी तो खेलनी मतलब ऐसी जनरल बात है, तो मेरे को पता है यार अच्छा मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी में ये स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं इसके साथ चलूँगा। और वो अच्छा हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, और अपनी तरफ से अपना पूरा दिन है। वैसे कितने रन के बाद लगता है मारने के बाद कि आज तो दिन है भाई, जब ऐसे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है? कितने रन क्रॉस कर देते हो एक सर्टेन नंबर की आज दिन है, आज बैट पे बॉल कैसा लग रहा है उससे आपको आइडिया लग जाता है। बट वो पहली बॉल से थोड़ी लग जाता है, पहली एक फ्लो बनने में वक्त लगता है। जैसे इवन हम बात कर रहे हैं, बात करने में भी एक फ्लो बनने में वक्त लगेगा। ऐसे नहीं पहले 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक रिदम बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप पहली बारी में भी हो सकता हो, कभी अलग तो आपको आधे घंटे के बाद, तो वही सेम चीज़ है। और वो बैट्समैन फील्ड पे रहता है अच्छा कि भाई अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ग्राइंड करता रहे, और ऑटोमेटिकली वो रिदम आ जाएगा। 40-50 के बाद आ जाता है, कभी कभी 25-30 पे आ जाता है। तो और एक बार आ गया फिर उसके बाद फिर इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का, कि आपको इकट्ठे लेके चलना, पूरा वाइल्ड भी नहीं हो सकते। तो फिर उसमें क्या होता है, पूरे ही वाइल्ड जाते रहोगे तो हो सकता है कि कभी रन बन जाए, लेकिन वो एक बैलेंस क्रिएट करना है, हार्मनी, ताकि वो फ्लो में भी और कॉन्शियसली आपको पता है कि मेरे को समझ से खेलना है कि अच्छा क्या गेम क्या डिमांड कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस। तो वो
हर एक का सक्सेस मंत्र अलग है, तो जो चैंपियन प्लेयर होगा वो अपने सक्सेस मंत्र को रिपीट करता रहेगा, उसे पता होगा उसका ये गेम का पैटर्न है, वो ऐसे चलेगा और उसको ऐसे करने से उसकी सक्सेस रेट हाई है। ट्रू, तो वो आपका एक पैटर्न बन जाते हैं। हाँ जी, एंड वो हर फ्लो पे, हर गेम में, फॉर्मेट में, टीम के अगेंस्ट वो पैटर्न रिदम अलग बनती है, एंड देन यू कीप प्लेइंग। फॉर्मेट टू फॉर्मेट चेंज भी होता है। हाँ। जैसे अब T20 है तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं 20 बॉलें ले लूँगा, पर हाँ मैं ऐसा भी प्लेयर नहीं था कि भाई मैं पहली बॉल से चौके छक्के मारूँ, मेरी वो नहीं थी। मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं 5-7 बॉलें लूँ, उसके बाद मैं एक रिदम में आके खेल ले जाता हूँ। मतलब मोर, अब मैं जब IPL में खेला तो मोर एज ए एंकर रोल खेला था कि भाई ये एक एंड से खड़ा हो गया, 15 ओवर तक खड़ा हो गया तो ये एक ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं था कि पहले 6 ओवर में तबाही मचा दूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो वो आपको स्ट्रेंथ पता होना, अपनी लिमिटेशन पता है कि यार ये है मेरे लिए, तो मैं इसको बार बार टक उसी को एक बार करता रहा कि मेरे को एंकर प्लेयर बनना है, मेरे को खड़े रहना है एक टाइम। हाँ, ये मन में ये भी होता था कि मेरे को एग्रेसिव प्लेयर भी है, एंकर प्लेयर से ज़्यादा कि भी एग्रेसिव प्लेयर भी बनना, पर मैं वो ट्राई भी करता था। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करता था, क्योंकि इन्फ्लुएंस भी होता है ना कि दूसरे भाई 6 ओवर में 80-90 लगा रहे तो हम क्यों नहीं लगा सकते मेरे में। बट देन यू रियलाइज कि अच्छा यार भाई मेरे लिए वर्क क्या कर रहा है, क्योंकि मैं कोई दूसरी चीज़ करने जा रहा हूँ, करो, लेकिन वो 5-6 बारी नहीं होगी तो आपको पता है कि आपकी जगह फिर खतरे में आ सकती है। टीम के वो जो उस काम की जो पेस है वो बहुत तेज है, तो उस पेस से पीछे नहीं रह सकते। फेयर, बट टेल मी वन थिंग कि आपको गब्बर बोलते हैं। हाँ जी, तो ये जो साइड है आपका कि मेरा एंकर प्लेयर, मैं जाऊंगा और मैं फोड़ूंगा, I'm लेजेंड, ये वाला साइड गब्बर साइड हाँ जी, बाहर आता है। डिफाइन गब्बर, आप कैसे डिफाइन करोगे गब्बर को? हाँ, गब्बर क्या है, लाइक क्यों लोग गब्बर बोलते हैं, आपको क्या लगता है गब्बर क्या है? गब्बर क्या है यार, आई फील कि आई एम वेरी डेयरिंग एंड ऑफ कोर्स एग्रेसिव प्लेयर, एंड आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ मे बी लाइक विद इन द ड्रेसिंग रूम। आई वॉज वेरी एक्सप्रेसिव, शर्माता नहीं, और इवन ऑन द फील्ड एज वेल, लाइक माई मूव्स, जैसे थाई पाई किया, that's a very manly macho stuff, and even batting में walk मेरी ऐसी रही है। तो I feel that all that thing gave me that name गब्बर। गब्बर मेरे को नाम रणजी ट्रॉफी में मैच में पड़ा था, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं सिली पॉइंट पे बैठा होता था, तो अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम ने हमारी बजा दी, रन बना दिए खूब सारे, तो अब टिल लड़के डाउन हो जाते हैं, ऑब्वियसली अब दूसरी टीम पिटाई करी जा रही है, मैं बैठे बहुत ज्यादा रन है, चोर क्या बच्चों, तो ऐसे जोर से चिल्ला पड़ता था। तो अंपायर वो सब एकदम से हैरान हो, फिर एक एनर्जी आ जाती है ना, तो उससे फिर वो मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया, तो वो नाम कुदरती बहुत हिट हो गया। तो वो भी नाम जो है कुदरत से आया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मैंने बनाया हो नाम या मैंने खुद दिया हो ना, वो गब्बर आया, वो गब्बर खूब हिट हो गया। और वो भी ऐसा नहीं कि टीम में मुझे लोग गब्बर बोलते हैं, नहीं, वो लोगों ने वो नाम बाहर वहाँ फेमस हुआ। टीम में तो मुझे जट बोल दिया या शिकी बोल दिया, इसी ऐसे ही चलता था। एंड देन वो सेलिब्रेशन जो आप करते हो वो कहाँ से आया, वो फर्स्ट टाइम थॉट कैसे आया कि ये करूँगा? ये जब मैं कबड्डी देखता था ना तो बड़ा फील आता था कबड्डी। अच्छा, मेरे को थोड़ी फाइटिंग गेम्स अच्छी लगती हैं, तो वो जब वो करते थे ना तो एक रूह खुश हो जाती थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये करूँगा, तो कुदरती करना शुरू हुआ। उसके बाद तो वो भी बहुत हिट हो गया, आइकॉनिक बन गया वो। हाँ, आइकॉनिक बन गया। जैसे मेरी मूछें भी एक टाइम पे बड़ी आइकॉनिक बनी थी, या थाई फाई बना, वो इसलिए बना क्योंकि वो मैं अपनी ना बहुत खुशी से करता था चीज़ें। मेरे ऐसे नहीं कि मेरे को किसी को दिखाने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि भी मैंने को पब्लिक को दिखाना, पर वो मेरे लिए था कि भाई हाँ भी ये ले एक किया करके। तो उसमें जब मैं वो एक्शन करता तो मेरी रूह इतनी खुश होती है, उसमें तृप्ति फील होती है। तो इवन जब मैं मूछे रखता था उस वक्त, तो मूछे करने का था ना है ऐसे सहलाने का या ऊपर चढ़ाने का, मूछ चढ़ाने का, तो उसका अलग फील था। हाउ डू यू फील अभी पंजाब फाइनल्स पहुंची? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। श्रेयस एंड रिकी पॉन्टिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड दे बोथ मेड अ वेरी गुड टीम। रिकी पॉन्टिंग मेड अ वेरी गुड टीम। तो एंड आई थिंक मैं रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, गेम इस बार IPL स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने बोला था कि इस बार आप देखना पंजाब को, एंड ही सेड दैट वेरी ओपनली। ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग,
करेक्ट है क्या है उनमें खास ऐसा, मतलब पॉन्टिंग्स 11 पूरी दुनिया को डराते थे? यार हिज थॉट प्रोसेस एंड हिज स्किल्स विच ही एक्वायर्ड, और टीम बहुत अच्छी होती है। देखो एक अच्छा प्लेयर आपको मैच जिता सकता है, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना तो टीम को अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, अच्छा टीम बनाना, बैलेंस करना, तो दैट्स व्हाट इट इज। एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ कोच। ऑफ कोर्स वी बोथ हैव वर्कड टुगेदर व्हेन आई वाज इन दिल्ली कैपिटल्स, देन रिकी पॉन्टिंग कोच था, तो बड़ा अच्छा रहा उसके साथ। तो ही यूज्ड टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, 15-20 रन में तो उसको भी अप्रिशिएट करता था। और उसने रिकी पॉन्टिंग जो नेट बॉलर्स थे या जो नहीं खेल रहे थे लड़के, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना, ऐसा नहीं कि जो ऊपर, और ही वुड से स्ट्रेट अवे कि भाई ये अच्छा किया और ये कमियां रही हैं, तो ये कमियां इंप्रूव करनी। तो इस कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, हिज कमांड ऑन बॉयज इज वेरी गुड, बॉयज रिस्पेक्ट हिम एंड लुक अप टू हिम, एंड ही हैव अ गुड कंट्रोल ऑन द बॉयज। वो डिसिप्लिन में भी मेंटेन करके चलते, क्योंकि उनका लाइक ही पॉन्टिंग्स 11 ऑस्ट्रेलिया खतरनाक था उनका सीन, राइट? वो वो एरा ही अलग था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की पूरा एरा अलग था, पूरी टीम बहुत खतरनाक है। एंड पॉन्टिंग एंड वो एटीट्यूड से आते थे, दैट वाज जस्ट लाइक डिफरेंट एरा, वेरी एग्रेसिव, वेरी वेरी एग्रेसिव। ऑस्ट्रेलियन दैट वेयर एग्रेसिव ऑन द फील्ड, वेरी एग्रेसिव। तो उनमें से आई कीप क्वेश्चनिंग कि ऐसे क्या खासियत था कि वो बार बार कप जीतते जाते थे? ये क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पूरी टीम बैलेंस बहुत अच्छा था, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे थे। और देखो ना पॉन्टिंग की बारी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमन, इनके बॉलर्स होते थे फिर सारे, ब्रेट ली, तो वो अरे ही सारे कितने बड़े नाम है। अब आप हर एक नाम देखो कितना बड़ा। माइकल स्लेटर उससे पहले था या क्या? माइकल क्लार्क था। शेन वॉन खेलता था क्या? नहीं, शेन वॉन थोड़ा टाइम तक। सारे मतलब टॉप क्लास प्लेयर। एंड देन नाउ पंजाब का श्रेयस अय्यर कैप्टन बना। व्हाट डू यू थिंक, उनमें क्या ऐसी खासियत है कि जिस टीम के वो कैप्टन बन रहे हैं वो सबको एक तरीके से आगे ले जा रहा है? श्रेयस इज अ ग्रेट लीडर। इवन जब वो दिल्ली कैपिटल्स का था तब भी हम फाइनल खेले थे, और ही स्टेज वेरी काम एंड फील की श्रेयस वहाँ से जब कप्तानी पकड़ी तो एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता ना, और उसकी कमांड लड़कों पे अब अच्छी होती जा रही है, और उसने अपनी गेम बहुत इम्प्रूव कर ली। अपनी गेम बहुत इम्प्रूव करी श्रेयस ने, फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स टिल नाउ। हाँ, तो ही प्लेज अ गन प्लेयर, टॉप क्लास प्लेयर। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है, आप में उनमें सिमिलैरिटीज क्या है? डिफरेंस ये है कि मेरी कप्तानी में पंजाब किंग्स लास्ट पे रही, उसकी बारी मैंने नंबर 1 पे रही। क्यों लगता है ऐसा? क्यों? नाइस। क्यों लगता है? आई फील जैसे मैंने बोला कि श्रेयस और रिकी पॉन्टिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और एक टीम बनना। आई फील कि एज अ लीडर जब मैंने पंजाब किंग्स भी करी तो जैसे मेरा और ट्रेवर बिलिस थे कोच, तो मेरा और उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बैठा। अगर मेरा जैसे बेसर रिकी पॉन्टिंग आता तो क्या पता है, और एक अलग एनर्जी क्रिएट होती, तो वहाँ एक मेरे को डिफरेंस लगता है। और ऑफ कोर्स उसके जो डिसीजंस हैं वो बेटर रहे हैं, तभी उसका रिजल्ट बेटर है। बट एज अ लीडर जब मैं इंडियन टीम को लीड किया है तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं वहाँ पे। तो राहुल भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस, इवन लक्ष्मण भाई के साथ भी अच्छी रही काफ़ी। दैट इंडियन टीम अंडर मी दैट टाइम डिड वेरी वेल। हमने साउथ अफ्रीका के सीरीज जीती, इंडिया में श्रीलंका के अगेंस्ट जीती, वेस्ट इंडीज़ में जीती, न्यूजीलैंड में जीती। तो ये सीरीज थी मज़ेदार। डू यू हैव एनी रिग्रेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मन में आया मैंने सब कर लिया, सब किया, सब प्रोफेशनली, पर्सनली, सब। नाइस। एंड डू यू फील एट दिस पॉइंट, हाँ जी, अंडर अचीव्ड और ओवर अचीव्ड? अंडर अचीव और ओवर अचीव्ड? वेरी वेल अचीव्ड। Very content, very well achieved, very
हैव यू नेवर फेल्ट अंडर अचीव्ड? कभी ऐसा नहीं लगा क्या देखिए कम किया मैंने अभी और बाकी है मुझे, मैं अभी और करना था, मेरे को अभी इतना फोड़ा नहीं मैंने? नहीं, वो तो अभी भी है कि अभी करना है, बट वो कोई चीज़ें और तरीके से करूँगा, ऐसे नहीं कि ये जरिए बदल जाएंगे, पर इंटेंसिटी तो वो भी है, अभी अंदर है। बट आज लगता है कि अंडर अचीव्ड हो? आज लगता है कि अंडर अचीव्ड हो? नहीं आज नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गलत बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बहुत शुक्राना करता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा अचीव कराया है। इतना बड़ा अचीव कराना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं उसमें भी अगर अंडर अचीव बोलूँ अपने आप को, तो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट ट्रू फॉर मी। ट्रू I don't know about others. For me, I'm very, very grateful for every moment I've spent in my professional or personal life, and very grateful. और कुदरत आपको उतना ही देती है जो जितना आप डिजर्व करते हो। सोचने का तरीका है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कुदरत, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे तो कुदरत ने मुझे वो दिया, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या पता कुदरत मुझे और कुछ दे। हाँ, अंडर अचीव। Fair. बट यू सेड कि अभी तो और एग्रेसिव बाकी, अभी तो और कुछ करना है, तो नेक्स्ट क्या कर रहे हो? नेक्स्ट मेरे अभी बिजनेसेस चल रहे हैं। अभी अब क्रिकेट लीग्स आ रही हैं, एंटरटेनमेंट में मैंने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया था। सो I've kept myself very open. I also don't know where life will take me. बट बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छा कर रही है। वी रिसेंटली डिड इवेंट at Lords, that went very good. So we working lot on empowerment, education, digital education. So foundation उस पर बहुत वर्क करी है। फिर मेरी अकेडमीज खुल रही हैं, ब्रांड्स रहते हैं काफ़ी सारे। तो बिजनेस साइड इज बिजनेस साइड है। अब वहाँ पे भी अब जैसे मेरे को बिजनेस में एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। पहले साल जब मैंने स्टार्ट किया था, तीसरा साल है, तो उसमें फ़र्क दिखता है अब अपने में। अब जो मैंने टीम बनाई है दोबारा, तो उसकी वो पेडिग्री बड़ी अच्छी है। और जो पहले थी वो भी ठीक थी, लेकिन 3 साल के बाद अब मेरे को, मतलब मैंने जब मैं पहले साल था, तो मेरे को जब अपनी ईए का भी इंटरव्यू लेना था, मुझे इंटरव्यू लेना नहीं आता था। अब पूछूँ क्या, मेरे को पता ही नहीं कि करना क्या, आज तक कभी किया ही नहीं, तो आइडिया नहीं था। बट अब मुझे, आज मेरे साथ कोई आ रहा है, तो पहले तो मैं उसको इतनी जान पड़ताल करूँगी, मुझे पता है कि एक बारी आ गया, उसको निकालना इतना आसान नहीं है निकालना, क्योंकि आप फेयर नहीं रहता भाई अगला अपनी जॉब छोड़ के आए। पर मैं फिर पूरा, मेरे को इंटरव्यू लेना आता है, क्वेश्चंस शीट बनाता हूँ पहले कि क्या क्या पूछना है, क्या क्या नहीं पूछना। तो दोज ग्रोथ आर हैपनिंग whether with my CEO or anyone. Nice. So now I got a proper system going on. मेरे को systems के बारे में पता चल गया है, फाइनेंसेस के बारे में और अच्छा पता लग गया है, जो कभी मैं इतना ध्यान नहीं देता था। सो ग्रोथ वहाँ हो रही है अच्छी। फिर एंटरटेनमेंट में म्यूजिक वीडियो किया था, वो बहुत अच्छा गया मेरा। क्रिकेट लीग, हाँ जी। बुक लिख रहे हो? बुक तो लिख के रिलीज भी होगी, बुक भी अब अच्छी चल रही है, दैट इज़ वेरी गुड। बुक मैं नहीं लिख रहा था, ऑथर ही लिख रहा था, मैं तो बता रहा था जैसे अभी बता रहा हूँ। इतना नहीं है कि लिख के तो बुक बहुत अच्छी गई, अच्छी चल रही है। और बुक में भी बड़ी सारी स्टोरीज हैं जो मैं बता रहा था। एंड देन बाकी आई ऑलवेज से दैट आई एम, निको शिवानी जी ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आई एम गॉड इंस्ट्रूमेंट। However, God is aligning me for His service. I'm doing it with all my heart. So nice. I let nature bring work to me, and I do that with lot of happiness. You said कि मैं स्टार्टिंग में जो ईयर 1 में करता था और अब ईयर 3 में बहुत डिफरेंसेस हैं। हाँ जी। तो जब आप नए नए पैसे कमाए होंगे, पैसे में भी फाइनेंशियली बहुत डिफरेंसेस होंगे, जैसे आप पहले ट्रीट करते होगे अभी। Tell me the biggest money mistake you have made. Oh, I made lots of money mistakes. बताओ। Lots of money mistakes. I've lost. I love listening to money mistakes. Yeah. I've lost good 3-4 crore rupees on a business. Yes, I've lost that. जो मैंने आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था बिजनेस, उसमें मैंने 2.5-3 करोड़ रुपया नुकसान खाया। और क्या था? हाँ, मेरा वो दावन डेकोर का था बिजनेस। तो वो था, तो मैंने शुरू किया था कि भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई चीज़ें चलती कैसे हैं। मैंने कहा चलो यार, भगवान ने मुझे सेट कर दी तो अपने फ्रेंड को भी करो। बट ऐसे नहीं कि मेरे फ्रेंड ने कोई गलत, पर उसकी एनर्जीज अलग थी, उसके काम करने के तौर तरीके अलग थे, मेरे अलग थे। इट डिडंट मैच्ड
एंड उसमें चक्कर में मेरा पैसा डूब गया 3, तो वो स्ट्रेस भी आया, तब मेरे को लगा स्ट्रेस आया, हाँ वो तब आया स्ट्रेस तब आया 4-5 दिन के लिए स्ट्रेस आया, अच्छा ये मतलब सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गए। फिर मैंने कहा भाई मेरी ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, छोड़ पड़े 3 करोड़ जाए तो वापस आ, वो कहते तो फिर वापस अगेन, पर वो भी 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं। पर हाँ, तो मैंने 4-5 करोड़ रुपये अभी गवाया हुआ है, और तो उसमें भी क्या है, अच्छा है गवाया है, क्योंकि हौसले खुल जाते हैं और फिर रिस्क लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर भी उसके बाद छोड़ी थोड़ा, फिर वापस आ गए बिजनेस में। अब लगे हुए हैं, अभी भी पैसा आता जाता रहता है। वो कभी किसी ने बिट्रे किया है, चीट किया है पैसे में? किसी ने धोखा दिया या चीट किया है पैसे में? धोखा दिया या चीट किया है पैसे में? पैसा मरा भी है काफी, हाँ बिल्कुल मरा, किसी को दे दिया नहीं आया पैसा, वो भी हुआ है, ये सारी चीजें। वो तो देने का रूल है, वो दो तो वैसे भी मान के चलना पड़ता है कि भाई पैसा मर गया, और सारी चीजें हुई हैं। एंड आई फील इट्स गुड कि जब होते हैं तो आपको एक तो लेट गो करने की क्षमता बढ़ती है और आपको हौसला बढ़ता है। पैसा लगाना दम खूब जिगरा चाहिए ना, कि पैसा लगाना भी है, भाई इसमें इन्वेस्ट करना है, पता होगी इन्वेस्ट करके नहीं चला तो चला जाएगा, तो ठीक है। तो 4-5 करोड़ डुबाने के बाद जिगरा और खुल जाता है, और डर जाते हो कि भाई बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि डूब जाता है? वाइज हो जाते हैं। एक तो मेरे लेसन भी सारे हमेशा एक्सपेंसिव लेसन पड़े हैं काफी एक्सपेंसिव लेसन, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ एक्सपेंसिव। छोटे मोटे से नहीं समझते, बड़ा जो तक अच्छा यार, अच्छा अब हुआ, चल भाई अब कर कुछ। हो गया, वो बोलते ना कि मैं बड़े मैचों का खिलाड़ी हूँ। बहुत ही बड़े मैचों की, सारे बड़े लेवल पे ही करें। तो हम क्या बात कर रहे थे, पार्टी भूल गया। मैं पूछ रहा था कि दिल खुल जाता है खर्चा करने के बाद, मर डुबाने के बाद, कि रुक जाता है कि भाई अब नहीं करना? नहीं, समझदार हो जाता है और पता होता है यार कि अगर देखो, अगर मेरे को वेल्थ बनानी है तो बिजनेस से बनेगी वो वेल्थ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बैठा रहूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ कमेंटेटर और अ कोच। इफ आई कैन अर्न 10 to 20 rupees, then I can earn 50 rupees as well, or 100 rupees as well. So I will go that direction. Yeah. I would take that risk. You have to take risks. I have to take smart risk. Okay, when you don't have experience, you take risks which can backfire. It backfired, but it was a learning again. Yeah. Not a failure for me. It's a learning. That's fine. अगर 4-5 करोड़ गया भी तो भगवान ने मुझे तेरे को करोड़ दिए भी है, तो मैं इसके लिए रहूंगा नहीं। तो गया कोई बात नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटना। चलो भाई कूद जाओ, फिर से दोबारा करना है, जाओ कूदो और करो। और किसी भी सक्सेस में आने में भी आपको रेपिटेटिवली करना पड़ती थी, तो उसमें ऊपर नीचे होंगी, पर फिर आप समझ जाओगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। और फिर ऐसा भी होगा कि फिर पैसा डूब जाएगा, और दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। एंड या इफ आई वांट टू बी वेल्दी, I have to be in business. Simple thing. And that's what you're doing next. Nada, for sure. Next. Let me attract lots of wealth, baby. It's coming. ये ना आपका माइंडसेट काफी सही है, मतलब आप कुछ भी अफेक्ट नहीं करने देते खुद को, 1-2 दिन में ही निकल जाते हो। It's because of athleticism कि आप क्रिकेट से ये सीखा है, कि क्रिकेट के बाद because you worked on yourself a lot, इसकी वजह से ये आया? I feel it's a mix of everything. बिकॉज क्रिकेट में आप फेलियर हैंडल करना सीखते हो, आप रिजेक्शन सीखते हो। सिलेक्ट नहीं हुए, मेरे को अच्छे से याद है अंडर 14 में जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, तब रोया था मैं गाड़ी में वापस जाते, सिलेक्ट नहीं हुआ 50 लड़कों में भी, तो मैं रो रहा था, मेरे दोस्त बैठे हुए थे, वो सिलेक्ट हो गए थे। तो रिजेक्शन सीखते हो आप बड़े धुरंधर प्लेयर भी हो, 4-5 मैच नहीं अच्छा किया, आप बाहर बैठ गए, आपको अपनी ईगो को अंदर रखना है, पानी पिलाना है, वो सीखते हो। निम्रता सीखते हो कि भाई आपको काम करना है, आपको तो नाम बड़ा है चाहे जो मर्जी हो, तो वो सारी चीज़ें क्रिकेट सिखाती है आपको। हाँ, और वो सारी ही चीज़ें अब यहाँ पे मेरे को हेल्प करती है। अगेन तो क्रिकेट होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, जो ज्ञान सुना मैंने, ज्ञान से बहुत पैदा हुआ, तो दोनों के मिक्स एक्सपीरियंस से फिर तीसरी चीज़ का गया। अब तीसरी चीज़ में भी है, सारा कुछ सीख के भी है, लेकिन उस फील्ड की भी नई तरीके हैं, फिर उसमें भी लर्निंग पड़ेगी, क्योंकि उसकी मेरे को डिटेलिंग नहीं पता ना, तो कूद गया, लेकिन डिटेलिंग समझने में वक्त तो लगेगा। अब वो डिटेलिंग पकड़ में आ गई,
अब मुझे पता है कि बिजनेस करना तो फाइनेंस को पकड़ के चलना है. तो कैसे कर रहे हो ये? खुद ही सीख रहे हो कि आप यू हैव अ बिजनेस कोच और समवन? या गॉट अ बिजनेस कोच एज वेल. Nice. मेरे से फ्रेंड है और अच्छे बड़े बिजनेसमैन है, तो मैं उनसे सीखता रहता हूँ. उनसे सीखता हूँ कि अच्छा कि भाई कैसे करना है, क्या होना चाहिए. वो मेरे को बड़ा अच्छे से समझाते हैं. कहते हैं कि जैसे अगर आप अच्छे एम्प्लॉयर हो तो इन्वेस्टमेंट है, सी देम एज इन्वेस्टमेंट, डोंट सी देम एज एक्सपेंस. अपने इसमें अब फाइनेंस का अच्छा बंदा रखो, सीए रखो ना. तो हमारा तो तभी अकाउंटेंट तक चलना है, क्या चलना करके तो कोई. इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिना गत नहीं. गुरु आपको घूमना आने से ना बचा देता है, वो आपको सीधा पाथ पे डालता है, डायरेक्शन. तो किसी भी उसका गुरु होना चाहिए. ट्रू. जो आपको बताए कि भाई ये करो ये करो. तो आई लव टू ट्रस्ट एंड सरेंडर. नाइस. That's what I did when my cricket first coach came. I trust and surrender. Even with my spiritual teachers. और ज़रूरी नहीं कि गुरु एक ही हो, वो तेरे गुरु. हर चीज़ के लिए अलग, हर लाइफ में स्टेज के लिए अलग. स्पिरिचुअलिटी में आपके 3 4 5 गुरु जिनसे आप कितना भी सीखो. आपको किसी एक गुरु की बात अच्छी लगेगी. मेरे को शिवानी दीदी की बात अच्छी लगती है, गौर गोपाल दास जी की बात अच्छी लगती है, मगेश्वर दम्बले बाबा जी हैं, उनसे मेरा बड़ा प्यार है. इन सबसे मेरा बड़ा प्यार है. आई लव लिसनिंग ओशो से मैं इतना सीखता हूँ. तो किसी से भी जो भी अच्छे लगते मेरे को, मैं वो रख लेता हूँ अपने पास और उनको फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ. हाँ, ज्ञान सुनना है एक बात, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है एक बात. और एवरीथिंग इज इन्फॉर्मेशन ओनली ना. वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. मैंने लगे से सुने, मैं वो शेयर कर रहा हूँ. और फैल रही है और वो हर जगह जा रहा है. हाँ जी, फैल रहा है फिर वो ज्ञान और हर जगह आ रहा है. फैल रहा है. तो मतलब इसलिए कुछ भी आप सुन रहे हो, चाहे वो गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी बड़े ध्यान से पिक करनी पड़ती है. ट्रू. ओके, तो हियर इज माय लास्ट क्वेश्चन. यूजुअली ना मैं एक लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आजकल, काफ़ी मैं अच्छा प्यार से लिखता हूँ मन से, कि मैं सोचने के लिए मजबूर करूँगा सामने वाले को और मैं चाहूँगा कि उनसे बहुत अच्छा आंसर, ऑनेस्ट आंसर मिले. तो अभी अच्छे आंसर नहीं मिल रहे थे. हाँ, अभी अच्छा नहीं मतलब मैं लास्ट क्वेश्चन में सोच रहा था कि यार थोड़ा और काफ़ी मैं मतलब इस सेगमेंट का नाम रखता हूँ मैं द लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्या बात. काफ़ी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, मुझे मज़ा आता है क्वेश्चन पूछने में कि व्हाट, सो फॉर यू इट्स, क्या लेगेसी आप छोड़ना चाहोगे आपके, जो जिस नज़र से आपको बेटा देखे. व्हाट लेगेसी यू वुड लाइक टू लीव फॉर योर सन अबाउट यू? अबाउट मी, कि दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, दुनिया की लेगेसी अलग होगी, वो आप करोगे काम, बट इट विल बी वेरी लाइक व्हाट डू यू वांट योर सन टू रिमेंबर बाय? he lived a very fulfilled life, राजाओं की तरह. Materialism, enjoyed materialism and spiritualism both. Materialism भी पूरा enjoy करो, spiritualism भी पूरा enjoy करो. सब किया. हाँ, सब. एंड एक जिंदगी है, पता थोड़ी अगली बारी आना नहीं आना. जब मौका मिला तो खूब एंजॉय करो. कोई एज अ बैलेंस, इन अ बैलेंस वे. या कोई रिग्रेट नहीं. रिग्रेट का याद रखने का कोई फायदा नहीं. रिग्रेट क्या रखना? इट्स ऑल लर्निंग. ट्रू. एवरीथिंग इज लर्निंग. यू जस्ट लर्न एंड डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम. यू नो दैट इफ यू गोना डू समथिंग, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. कर्म सही होना चाहिए. एनर्जी सही दो यूनिवर्स में. इंसान पुतले हैं. मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, राइट? मैंने किसी को बना दिया, बट इंसान तो पुतला है. वो एनर्जी तो मैंने यूनिवर्स में दी है ना. यूनिवर्स तो वापस लौट के देगी मुझे. तो इसलिए किसी को पागल ना बनाओ, किसी को बुद्धू ना बनाओ. कमाई भी करो तो दुआओं वाली करो. अच्छे पैसा जितना मर्जी आता होगा, दुआओं वाला करो. किसी को हार्म करके ना करो. तो ये मेरे थोड़े वैल्यूज़ जो मैंने सीखे हुए हैं, तो मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ. और मस्ती में रहो, मज़े करो, एंजॉय करो. और क्या, मेरा बेटा भी, मैं चाहूँगा कि वो भी मस्ती करे, पूरी ज़िंदगी जिए जैसे जीनी, बस फुलफिल्ड. ओशो बड़ी अच्छी बात बोलते हो, कहते हैं आप जिंदगी दुनिया में ऐसे जियो जैसे अगर आप अकेले हो, तब कैसे जियोगे? वाह, तब आप कैसे जियोगे? खुल के जियो. खुल के जीने के लिए आपको जिगरे चाहिए, हौसले चाहिए. और उसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में कोई कैओस क्रिएट करना ना, और फिर भी खुल के जीना एक. एंड व्हेन यू वांट मोर, यू हैव टू बी मोर फर्स्ट. क्या मस्त बात बोली, मैंने नहीं सुनी थी कभी. वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ वुड यू लिव
if you were the only person living? तब आप कैसे? Nice. Perfect. Thank you so much. Thank you you भाई, काफी Thank मजा आया, इतना टाइम दिया आपने. Thank you so much. Thank you for And inviting me here. I really Thank you for enjoyed. answering everything. Thank you. मेहरबानी. कैसे हो? बहुत बढ़िया, मालिक की बड़ी मेहर है. All good? Very good. Very excited to see you. Enjoying the journey? Yes. Yes. I'm loving it. अभी आपको कितने साल हो गए पॉडकास्ट करते? चौथा साल. 14 साल. 4 साल हो गए. 4 साल हो गए. 5वां Very साल. good. Yeah. तो अभी तो बहुत ही यंग हूँ मैं इस जर्नी. मतलब मेरे लिए ऐसा है कि रोज एक नई बुक पढ़ रहा हूँ मैं. तो एक इंसान जो इतना जिन्होंने अचीव किया है लाइफ में, जो इतनी एक्सपर्टीज अचीव करी है, मे मेंटली, फिजिकली, किसी भी फील्ड में, तो मुझे लगता है उनसे डायरेक्ट सीखने का मौका मिल रहा है. तो बहुत लकी स्पेस लगती है मुझे. Very well said. Absolutely. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएँ एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप चाहते हो. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.